हेलो बच्चों। क्या हाल है भाई? खूब सवाल वगैरह की प्रैक्टिस करो। और डीपीपी जो दी जा रही है उन डीपीपीस को बहुत ध्यान से देखो। और उनके सवालों का लेवल ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है, मैं कई बार बता चुका हूँ। और हर सवाल को इस तरह से दिया जा रहा है कि आप पर्टिकुलर उस तरह के कई सवाल कर पाएं। तो आपको जो जो सवाल दिए जा रहे हैं उन सवालों की बहुत ध्यान से प्रैक्टिस करें और समझने की कोशिश करें कि सवाल करने का तरीका डीपीपी सॉल्यूशंस में क्या दिया जा रहा है। देखो, तरीके और भी हो सकते हैं और वो तरीके अपने आप आते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि किसी किताब में लिखा जाएगा और मैं आपको बताऊंगा। वो तरीके धीरे धीरे आप अपने आप भी करेंगे। कुछ जल्दी करने का तरीका, कुछ गोलमोल करने का तरीका। लेकिन जो अभी सॉल्यूशंस दिए जा रहे हैं डीपीपी के, वो बिल्कुल स्ट्रेट दिए जा रहे हैं ताकि बच्चा कम से कम एक तरीका सीख ले, ताकि सवाल गलत ना हो। उसके बाद जब प्रैक्टिस में आ जाओगे तो हो सकता है तुम ये सोचो कि भाई ये तो वैसे किया था, खट से ये कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं, तो तुम जल्दी जल्दी करना शुरू कर दोगे। बट अभी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से डिस्कशन की जा रही है, बहुत प्रॉपर तरीके से सॉल्यूशंस दिए जा रहे हैं। इसलिए डीपीपी के सॉल्यूशंस और डीपीपी को देखा जाए। इनफैक्ट मैं अब ये भी सोच रहा हूं कि कुछ चीजें जो मैं चाह रहा हूं कि तुम याद करो, जैसे अगर तुम्हें याद हो, मैंने बोला था लास्ट क्लास में कि तुम लोग मुझे रेडॉक्स के चैप्टर से ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेशन वगैरह पढ़ के आना। और मैंने बताया था कि अलग अलग रूल्स दिए गए हैं, कुछ पर्टिकुलर रूल्स बनाए गए हैं। उन रूल्स को ध्यान में रख के ही किसी भी कंपाउंड के अंदर किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट की जाती। तो वो बहुत जरूरी है। तो अगर तुमने पढ़ा है तो ठीक है, अदरवाइज मैं सोच रहा हूं कि आज जो डीपीपी हम करेंगे उस डीपीपी के शुरुआत में ही मैं कुछ जो मैं चाह रहा था तुम पढ़ो, जो मैं चाह रहा था तुम याद करो, वो मैं डीपीपी के शुरू में ही लिख के दे दूंगा, ताकि घर में सब लोग उसको एक बार पढ़ें और उसको याद रखने की कोशिश करें। हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा जब हम ये टॉपिक आगे बढ़ाएंगे, बिकॉज ये टॉपिक में सबसे ज्यादा रोल तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का ही है। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तभी पता चलते हैं जब आपको एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी आती है, अदरवाइज बड़ी दिक्कत होती। इसलिए तुमने अगर याद करा है, तुमने पढ़ा है, कुछ बड़े बेसिक से रूल्स हैं। मतलब ऐसा मत सोचो सर आपने कोई चैप्टर पढ़ने के लिए देना ना ना, मैं एक पेज की बात कर रहा हूं। एक पेज में लिखा गया है कि जितने भी अल्कली मेटल्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 होती है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की हमेशा +2 होती है, मेटल्स की माइनस में भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, दैट डिपेंड्स की। और फिर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट्स जनरली -2 होती है ऑक्साइड्स के अंदर, फिर पर ऑक्साइड्स के अंदर, सुपर ऑक्साइड्स के अंदर, सब ऑक्साइड्स के अंदर। ये कुछ 4-5 रूल बनाए गए, उन रूल्स को याद करना है, बाकी कुछ खास नहीं, ताकि आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते वक्त कर पाए। तुम 12th पास स्टूडेंट हो, इसलिए तुमसे कहा जा रहा है कि तुम्हें पता है कि वो टॉपिक कहां है, तुम्हें पता है कि वो किस पन्ने पे लिखा है। इसलिए तुमसे बोला जा रहा है कि आप उसको एक बार जरूर पढ़ लें, ताकि पढ़ने के बाद जब हम कैलकुलेशन करें तो ये हमें हमारी बातें आपको समझ में आए, और जरूरी भी है ना। अच्छा, अब और आगे बढ़ते हैं। कल की क्लास में हम लोग ने एसिड्स का इनफैक्टर निकालने की बात की थी, और एसिड्स का इनफैक्टर निकालते वक्त एक बात पता ये चली थी कि जो एसिड्स का इनफैक्टर होता है वो रिप्लेसेबल H+ से निकाला जाता है। कितने तुम्हारे पास H+ हैं इससे मुझे मतलब नहीं। तुम्हारे पास अगर 3 H+ ऐसे हैं जो रिप्लेस हो सकते हैं, तो इसका मतलब तुम्हारी बेसिसिटी 3 होगी, ठीक है। लेकिन रिएक्शन में तुमने एक ही H निकाला तो तुम्हारा इनफैक्टर 1 होगा, तुमने 2 H निकाले तो तुम्हारा इनफैक्टर 2 होगा, तुमने तीनों ही निकाल दिए तो तुम्हारा इनफैक्टर 3 होगा। यानी बेसिसिटी भले ही तुम्हारी 3 हो, लेकिन इनफैक्टर 1, 2, 3 में से कुछ भी हो सकता है। बेसिसिटी भले ही तुम्हारी 2 हो, लेकिन इनफैक्टर 1 या 2 में से कुछ भी हो सकता है। एज एन एसिड तुम्हारा इनफैक्टर उस रिएक्शन में कितने H तुम रिप्लेस करवा रहे हो ये डिसाइड करेगा। अब इसमें जैसे कल भी बात हुई थी, हम लोग ने बड़े कुछ कुछ एक्सेप्शंस भी याद किए, कुछ कुछ बातें भी याद की। मैंने एक बात कल भी बोली थी, फिर बोल रहा हूं, मुझे एक आध जगहों पर ऐसी दिक्कत आई है सवाल करते वक्त कि मैं ये पहचान ही नहीं पा रहा हूं कि जो आदमी मुझे दिया गया है वो एसिड, बल्कि उस आदमी को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि यार ये तो एक सॉल्ट है जिसके अंदर कैटायंस भी हैं, जिसके अंदर एनायंस भी हैं, ये तो एक सॉल्ट है। अब इस सॉल्ट का इनफैक्टर तो आपने सिखाया नहीं, सॉल्ट का इनफैक्टर तो हमने अभी सीखा नहीं इनफैक्टर। लेकिन अब मैं बताऊं, कभी इस तरह की जब दिक्कत आती भी है ये पहचानने में कि भाई ये एसिड है या नहीं, तो हमें मदद करता है कोई और आदमी। मैं तुम्हें बताता हूं क्या कौन मदद करता है। जैसे मान लो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई ऐसा है, मेरे पास एक कंपाउंड है KXHY C2O4Z। अब तुम कहोगे सर ये क्या बदतमीजी चल रही है, कौन आदमी है? हमने कहा भाई छोड़ो कौन आदमी, लेकिन आप ये बताइए कि ये आदमी अगर इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा हो तो बताइए इस आदमी का एंड फैक्टर क्या है, ये सवाल। तो मैंने कहा देखिए ऐसा हमने पढ़ा ही नहीं सर, इतना थोड़ा ना आगे आपने बताया, अभी तो इनफैक्टर आपने शुरू किया है। आपने तो यही बताया था कि भाई एसिड का इनफैक्टर रिप्लेसेबल एच से निकाल लिया जाता है। अब ये सब पता नहीं आप क्या बता रहे हैं, हमें तो पता भी नहीं आदमी एसिड है, हमने तो इसको सॉल्ट समझा क्योंकि इसके अंदर एक आयन है ऑक्सिलेट आयन C2O4 2 ये C2O4 2 हमारा ऑक्सिलेट आयन होता है। फिर K+ है, H+ है, तो हमें ऐसा लगता है ये एक तो सॉल्ट है, एसिड की बात तो ना चल रही है, ये क्या आप बात कर रहे हैं।
और देखो ठीक है, आपको ये जो भी लगता हो, हम नहीं पहचान पा रहे हैं क्योंकि हमने इस तरह का कोई आदमी कभी देखा नहीं। हम ये जानते ही नहीं कि एसिड है। अगर हमें पता ही ना हो कि ये एसिड है तो एन फैक्टर निकालने के लिए वो रूल कैसे निकालेंगे जो एसिड्स के लिए एन फैक्टर के लिए बनाया गया है? क्या रूल बनाया गया है कि कितने एच तुम्हारे निकल रहे हैं? तो जब मुझे यही नहीं पता चलेगा कि तुम एसिड हो तो मैं ये वाला रूल कैसे अप्लाई करूं? तो भले ही हमने इस एसिड का नाम ना सुना हो, हम नहीं जानते ये आदमी कौन है, सॉल्ट है, क्या इसका बिहेवियर है, लेकिन इतना तो समझ में आ रहा है कि ये NaOH से रिएक्ट कर रहा है। और जो आदमी NaOH से रिएक्ट करता है जो कि बेस है, तो ये तो कंफर्म है कि आपका बिहेवियर आज इस टाइम तो एसिड का ही हो। पता चल गया कि एक एसिड है। और एसिड का एन फैक्टर निकालने का तो एक ही तरीका बताया गया कि भाई बड़ी सीधी सी बात है, एसिड का एन फैक्टर H से निकाला जाएगा। कितने H आपके पास हैं या कितने रिप्लेसेबल H हैं वही आपका एन फैक्टर होगा। तो यानी आप इस रिएक्शन में भले मैं आपको ना जानता हूं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि आप NaOH से रिएक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब आप बिहेवियर आप एसिड का रखते हैं और एसिड का एन फैक्टर रिप्लेसेबल H से निकाला जाएगा। अब यहां पर क्योंकि ये नहीं बताया गया है कि कितने H रिप्लेस कर रहा है, तो हम ये मान लेते हैं कि सारे के सारे H रिप्लेसेबल होंगे। और अगर सारे के सारे H रिप्लेसेबल हैं तो आपके पास जितने भी H होंगे जो दिखाई दे रहे हैं Y, सो इसका मतलब इस केस में जो आपका एन फैक्टर निकल के आना चाहिए वो Y के हिसाब से एन फैक्टर Y बन जाना चाहिए। सो एन फैक्टर शुड बी Y। लेकिन अब यही केस किसी और तरह से भी बनाया जा सकता था। मैं उसको अभी बता नहीं रहा हूं तुम्हें, किसी और तरह से क्या बनाया जा सकता था। यह भी पॉसिबल है कि यही आदमी रिएक्ट कर रहा हो KMnO4। यह भी पॉसिबल। अब अगर यही आदमी KMnO4 से रिएक्ट कर रहा है तो KMnO4 के बारे में एक बात और पता है कि सर ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है KMnO4 तो पक्का ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो इसका इन फैक्टर Y देख के नहीं निकलेगा। मुझे नहीं आता कैसे निकलेगा, लेकिन ये पता है कि वो Y देख के नहीं निकलेगा, ये क्लियर। यानी कहने का मतलब आप जब NaOH से रिएक्ट कर रहे थे तो आप एसिड की तरह बिहेव कर रहे थे, और जब आप KMnO4 से रिएक्ट कर रहे हैं तो आप रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट्स के इन फैक्टर रिप्लेसेबल H से नहीं निकाले जाते। हमने रिप्लेसेबल H की कहानी सिर्फ कब पढ़ी है? हमने रिप्लेसेबल H की कहानी पढ़ी है जब आप H से एसिड की बात करें। अगर आप एसिड नहीं है, आपका बिहेवियर किसी और तरह से देखा जा रहा है, आप ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, आप रिड्यूस हो रहे हैं, तो ऐसे लोगों का इन फैक्टर रिप्लेसेबल H से नहीं निकाला जाता। इनफैक्ट मैं आगे तुम्हें एक बार और बताऊंगा कि अगर कोई ये पूछे कि HCl का इन फैक्टर हमेशा 1 होता है तो ये स्टेटमेंट भी ठीक नहीं लगता। HCl का एन फैक्टर हमेशा 1 होता है। हाँ सर, हमने सुना है क्योंकि HCl के पास तो एक ही H है, तो अगर उसकी बेसिसिटी 1 है तो उसका एन फैक्टर भी 1 ही हो सकता है। क्योंकि भाई अगर एक से ज्यादा बेसिसिटी होती तो मैं ये भी बोल देता कि एन फैक्टर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। जैसे H3PO4 है तो H3PO4 का एन फैक्टर 1, 2, 3 में से कुछ भी हो सकता। लेकिन HCl का तो एक ही H होता है सर। तो अगर रिप्लेसेबल H की बात कर रहे हैं आप तो एक ही H है, एक ही निकलेगा, तो एन फैक्टर हमेशा क्या बनेगा उसका? 1। ये स्टेटमेंट ठीक नहीं। The n factor of HCl is always 1. This false. The n factor of HCl is always 1 as an acid. ये ट्रू है। HCl जब एसिड की तरह बिहेव करेगा तब आप H की बात करिएगा। कभी कभी HCl रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, और जिस टाइम पर HCl रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है उसका एन फैक्टर H देख के नहीं निकाला जाता, उसका एन फैक्टर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से निकाला जाता है। वो हम पढ़ेंगे बाद। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये स्टेटमेंट अगर दिया जाए हमारे सामने कि HCl, या ऐसे लिख देते हैं द एन फैक्टर ऑफ HCl इज ऑलवेज 1, ऐसे लिख के दे दिया जाए कि भाई ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, तो आप बिल्कुल समझ लीजिए कि अगर आपको यह लिखा मिला कि एन फैक्टर ऑफ HCl इज ऑलवेज 1, तो अगर उसने ऑलवेज वर्ड यूज कर दिया तो आप समझ लीजिएगा ये ऑलवेज वर्ड ठीक नहीं है, इसको फॉल्स कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि ऑलवेज ये 1 नहीं होगा। हां, ये कंफर्म है कि अगर आपसे यह कहा जाए कि HCl का एन फैक्टर, द एन फैक्टर ऑफ HCl इज ऑलवेज 1 एज एन एसिड, और अब ये ट्रू एंड फॉल्स की बात की जाए तो अब मुझे ऐसा लगता है क्योंकि अब आपने एसिड की बात बोली है तो एसिड अगर ये HCl है तो इसका मतलब अब तो ये बिल्कुल क्लियर है कि अगर ये एसिड है तो H की बात चलेगी, और अगर H की बात चलेगी तो HCl के पास सिर्फ एक ही H होता है, और जब एक ही H होता है इसकी बेसिसिटी भी 1 है और इसका एन फैक्टर भी 1 निकल के आएगा। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि HCl एसिड की तरह बिहेव नहीं कर रहा है, वहां पर उसका बिहेवियर कुछ और भी है, यानी उस केस में HCl का एन फैक्टर 1 निकल के आए ये जरूरी नहीं, क्योंकि वो एन फैक्टर H देख के नहीं निकाला जाए। यानी कुछ रिएक्शंस ऐसी होंगी, हम एग्जांपल के तौर पे बात कर रहे हैं। मान लीजिए कोई रिएक्शन हम बोले जिसमें K2Cr2O7 वो HCl से रिएक्ट कर रहा है,
सपोज ये रिएक्शन और कुछ हो रहा है, हम अभी प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, कुछ बन रहा है, मान लीजिए KCl बन रहा है, Cl2 बन रहा है, या अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं भी तो सपोज यहां पर Cl2 गैस बन रही है, KCl बन रहा है, CrCl3 बन रहा है, H2O बन रहा है, ये कुछ रिएक्शन हो रही। अब वो कह रहा बताइए इस रिएक्शन में HCl का इनफैक्टर क्या है। तो अगर इस रिएक्शन में आप HCl का इनफैक्टर निकाल रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि इस रिएक्शन में HCl का इनफैक्टर जो है वो 1 निकल के आए, तो ये बिल्कुल फॉल्स कह रहे हैं, ये बिल्कुल सही नहीं कह रहे हैं। क्योंकि आप अगर ये मान के बैठे हैं कि HCl एक एसिड होता है और एसिड का इनफैक्टर H देख के निकाला जाता है, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन यहां HCl एक एसिड की तरह ही बिहेव कर रहा है, ये जरूरी नहीं। आप ध्यान से देखिए, K2Cr2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो फिर पक्का HCl एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा होगा। और अगर HCl रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है तो आप इसको एसिड ना मानिए, आप ये कहिए कि भाई रिड्यूसिंग एजेंट का इनफैक्टर निकाला कैसे जाता है वो सिखाइए। जब आप रिड्यूसिंग एजेंट का इनफैक्टर निकालना सिखाएंगे तब मैं इसका इनफैक्टर निकालूंगा। हो सकता है इसका इनफैक्टर 1 के अलावा कुछ और आए या 1 आए, मैं नहीं अभी बात कर रहा हूं, लेकिन वो 1 इसलिए तो नहीं है कि ये H देख के निकाला गया है। यानी जिस टाइम पर ये HCl इनफैक्टर, जिस टाइम पर ये HCl एसिड की तरह बिहेव कर रहा होगा, उस टाइम पर इसका इनफैक्टर रिप्लेसेबल H डिसाइड करेगा। और HCl के पास एक ही H होता है, वही रिप्लेस होगा। इसका मतलब HCl का इनफैक्टर हमेशा 1 होगा एज एन एसिड। यानी अगर आप एक एसिड की तरह बात कर रहे हैं तो HCl का इनफैक्टर हमेशा 1 निकल के आएगा, इसमें सोचने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर HCl कभी कभी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करता है, जब वो किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट करता है, उस टाइम पर उसका इनफैक्टर H देख के नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और रिड्यूसिंग एजेंट्स के इनफैक्टर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से निकलते हैं, H को देखकर नहीं निकाले जाते। हम ये बातें आगे उठाएंगे, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं कि कभी कभी ऐसा पॉसिबल है कि किसी चीज को देखकर मैं ये पहचान ही नहीं पा रहा हूं कि वो किस तरह का बिहेवियर शो कर रहा है। तो जब मैं ये पहचान ही नहीं पा रहा हूं कि वो किस तरह का बिहेवियर शो कर रहा है, तो जब कभी इस तरह की प्रॉब्लम आए कि मैं ये पहचान ना पाऊं कि ये आदमी किस तरह का बिहेवियर शो करता है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि उस आदमी को ना देखकर जिससे वो रिएक्ट कर रहा है, मुझे उससे हेल्प मिल जाती। भाई यहां पर क्या हो रहा है, वो NaOH से रिएक्ट कर रहा है, तो मैं समझ गया NaOH तो मेरा बेस है, तो फिर इस आदमी का बिहेवियर इस रिएक्शन में एक एसिड बन गया। लेकिन जब वो नीचे रिएक्ट कर रहा है तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से जो रिएक्ट कर रहा है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा। यानी जिस टाइम पर वो एसिड बना, मतलब जितना तुमने अब तक सीखा है वो क्या सीखा है कि अगर मैं एसिड हूं, अगर ठीक, तो मेरा इनफैक्टर H देख के निकलेगा, बात खत्म, और मुझे कुछ बात ही नहीं करनी। आगे क्या होगा वो मैं आगे पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी इतना डिसाइड किया गया है कि हम कभी कभी कंफ्यूजन में आ सकते हैं, और ये जेई में पूछे जाने वाले मुश्किल लेवल के सवाल हो सकते हैं जिसमें हम ये पहचान ही ना पाए कि आपका बिहेवियर क्या चल रहा है। यानी एक और एग्जाम्पल इसी के साथ भी मैं ले सकता हूं, इसी के साथ अगर एक और एग्जाम्पल ऐड करें तो इस एग्जाम्पल में ये भी करा जा सकता है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि भाई देखिए ऐसा सेम बिल्कुल एक ही जैसा सवाल है, बिल्कुल वही वाली बात कर रहा हूं, KHC2O4 डॉट H2C2O4 डॉट NH2, मान लीजिए ऐसा एक आदमी ले लेते हैं, और ये आदमी अब NaOH से रिएक्ट कर रहा है। वो कह रहा है बताइए इसका इनफैक्टर क्या है। मैंने कहा यार ये फिर वही सर, पता नहीं क्या लेके बैठे हो, ये क्या है, ये कैसे बताएं किसका इनफैक्टर क्या किस तरीके से निकलेगा। तो देखो अभी तो कोई और तरीका सीखा ही नहीं है, अभी तो सिर्फ एक ही तरीका सीखा है कि एसिड्स का इनफैक्टर कैसे निकलता है। तो एसिड्स का इनफैक्टर निकालना है तो भाई देखो ऐसा है कि हम तो रिप्लेसेबल एस देखेंगे, बात खत्म हो गई, हमें कुछ करना ही नहीं। तो सबसे पहले सर ये तो बताइए आपको पता कैसे चला ये एसिड है, हमने तो इस एसिड का कभी नाम ही नहीं सुना, हमने तो 2-4 ही एसिड सुने, उन 2-4 एसिड में दिखता नहीं, ये तो कुछ नया सही है। हमने कहा तुमने भले ही ना सुना हो लेकिन तुम इससे पूछ तो सकते हो भैया किससे भिड़ रहे हो। वो क्या बोलेगा, NaOH से भिड़ रहे हैं सर। मैंने कहा अगर NaOH से भिड़ रहे हो तब तो तुम बेस से भिड़ रहे हो, और बेस से भिड़ने वाला आदमी तो पक्का एसिड होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आदमी है इसका बिहेवियर इस रिएक्शन में एक एसिड की तरह होगा। और अगर ये एक एसिड की तरह बिहेव कर रहा है तो मुझे सिर्फ एक ही काम करना है, इनफैक्टर रिप्लेसेबल H से निकाला जाएगा। क्योंकि कुछ बताया नहीं गया है तो मेरा अजम्पशन है कि NaOH का अमाउंट सफिशिएंट है, जितने भी H रिप्लेस हो सकते हैं वो सारे रिप्लेस हो जाएंगे। और आप देख लीजिए आपके पास कौन कौन से H हैं जो रिप्लेसेबल हैं, साफ समझ में आता है। एक H ये है जो रिप्लेस हो सकता है और 2 H ये है जो रिप्लेस हो सकते हैं। दिस इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये तो जैसे ही आप NaOH के साथ इसको मिलाएंगे सोल्यूशन को तो पानी सोल्यूशन में मिक्स हो जाएगा, वो H नहीं देगा। H कहां से निकल के आएंगे, एक H यहां से निकल के आएगा, 2 H यहां से निकल के आएंगे। यानी अल्टीमेटली जब आप NaOH से रिएक्ट करेंगे तो आपका इनफैक्टर 3 होगा। लेकिन इसी में अगर सोचो जरा, इसी में क्या होगा अगर इसी में रिएक्शन ऐसे ना दे के ऐसे दे दी जाए कि भाई यही आदमी जो है अब वो किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट कर रहा है। मान लीजिए फिर से KMnO4 ले लेता हूं,
जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि भाई साहब आप एक OA हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, तो ये क्लियर हो गया कि अब आप जो है एक एसिड की तरह बिहेव कर रहे हैं। ये नहीं बोलूंगा मैं, क्यों? क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट करने वाला आदमी रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और रिड्यूसिंग एजेंट का एन फैक्टर H देख के नहीं निकलता। अब पता नहीं कैसे निकलता है, वो मैं बाद में सीखूंगा, लेकिन कम से कम ये कंफर्म है कि इस टाइम आपका एन फैक्टर H देख के नहीं निकाला जाए, वो 3 नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से। 3 आ भी सकता है, मतलब समझो बात को, 3 आ सकता है, लेकिन H देख के नहीं आएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अब आपका इन फैक्टर H देख के नहीं निकाला जाएगा। यानी सिर्फ अभी तक पूरे बात को इकट्ठा करें तो पूरी बात इतनी समझ में आ रही है कि जो मेरा एसिड है, अगर आप उसको पहचान पा रहे हैं तो उसका इन फैक्टर H देख के निकालिए। अगर आपको ये पहचानने में नहीं आ रहा है कि वो एक एसिड है, तो पहले ये चेक कर लीजिए कि कहीं वो बेस से तो रिएक्ट नहीं कर रहा है। अगर वो बेस से रिएक्ट कर रहा है तो भी उसका इन फैक्टर H देख के निकालिए। हाँ, किसी और तरह की रिएक्शन में अगर वो इन्वॉल्व है और आपको लगता है कि भाई यहां पर तो ये आदमी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्ट कर रहा है, तो हो सकता है ये खुद एक रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाए, और अगर उसने अपना बिहेवियर बदला तो इन फैक्टर H देख के नहीं निकाला जाए। वो कैसे निकाले जाते हैं वो अभी हम सीखते हैं। यहां तक क्लियर है सबको? ठीक, अब हम आते हैं और आगे बात करते हैं। ठीक, और आगे बात क्या करनी है? और आगे बात ये करते हैं कि जब कभी किसी बेस का एन फैक्टर निकालना हो तो क्या करते हैं। बेस का एन फैक्टर, तो देखो इसमें भी कुछ खास बात नहीं आती, बड़ा सीधा सा है कि एक बेस का एन फैक्टर, जिस तरह से एसिड्स का एन फैक्टर रिप्लेसेबल H से निकाला जाता था, उसी तरह से एक बेस का एन फैक्टर रिप्लेसेबल OH माइनस आयन से या हाइड्रोक्सिल आयन से निकाला जाए। जितने हाइड्रोक्साइड आयन होंगे रिप्लेसेबल, दैट विल बी द एन फैक्टर। कुछ जगहों पर ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि वो आदमी उसके पास OH माइनस है ही नहीं, अब आप उसका एन फैक्टर कैसे निकालेंगे? लेकिन आप फिर वही कहेंगे कि भाई आप तो एसिड से रिएक्ट कर रहे हैं, अगर आप एसिड से रिएक्ट कर रहे हैं तो आप पक्का बेस होंगे, और अगर आप बेस हुए तो आपका एन फैक्टर OH देख के निकाला जाएगा, लेकिन OH आपके पास है नहीं। तो ऐसे में बेस के लिए यह भी एक बात बोली गई है कि जब वो OH दे तो भी वो बेस, और जब वो H+ ले तो भी वो बेस। समझो, यानी सीधी सी बात है कि अगर आप किसी बेस के एन फैक्टर की बात कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ एक ही बात बोलनी है बस, वो क्या है? रिप्लेसेबल OH माइनस आयंस और एक्सेप्टेबल H+ आयंस। यानी अगर आपके पास OH माइनस आयंस नहीं है तो आप ये भी चेक कर लीजिएगा कहीं आप H+ एक्सेप्ट तो नहीं कर रहे हैं। मैं एग्जांपल लेता हूं, जरा समझना तुम इस बात को। अगर मेरे पास सपोज NaOH, अब तुम बताओ इस NaOH की एसिडिटी कितनी है? देखो, बेस एसिड्स के लिए बेसिसिटी बोली जाती और बेस के लिए एसिडिटी बोली जाती। तो इस NaOH की जो एसिडिटी है वो 1, और इसके पास एक ही OH माइनस है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप इसका एन फैक्टर की बात करें तो इसका एन फैक्टर 1 निकल के आए, क्योंकि एक ही OH माइनस है, OH माइनस रिप्लेस हो जाएंगे, एक OH माइनस रिप्लेस कर सकता है। इसी तरह से मान लीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अब तुम समझ भी जाओगे इस बात को। अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो बताओ जरा क्या करें? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में 2 OH हैं, अब या तो दोनों रिप्लेस होंगे या एक, भाई जैसे एसिड के लिए बोला गया था। तो अगर इसका एन फैक्टर की बात करें तो इसका एन फैक्टर 1 भी आ सकता है और इसका एन फैक्टर 2 भी आ सकता है। इसी तरह से मान लीजिए एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, तो अगर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की बात कर रहे हैं तो इसका एन फैक्टर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। दैट डिपेंड कि वो जिस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है उसमें कितने OH वो रिप्लेस करवा रहा है। ये तो बड़े सीधे से, और इनमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता। जिस तरह से एसिड में 1-2 एक्सेप्शन हमने पढ़े थे, इनमें कोई एक्सेप्शन नहीं। लेकिन इसमें दिक्कत क्या आती है कि सर आप ये कह रहे थे कि OH देखने, लेकिन इस रिएक्शन में तो हम पहचान ही नहीं पा रहे। कौन सी रिएक्शन में? जरा देखिए, मान लीजिए वो कहे कि जरा ये बताइए इस रिएक्शन में Na2CO3 HCl से रिएक्ट कर रहा है और NaCl बना रहा है। सर ये बताइए इस रिएक्शन में अगर आप Na2CO3 के एन फैक्टर की बात करें तो इस Na2CO3 का एन फैक्टर क्या हो? या फिर ऐसे ले लेते हैं, Na2CO3 HCl से रिएक्ट कर रहा है और NaHCO3 बना रहा है। वो कह रहा है आप बताइए जरा इसका एन फैक्टर कैसे निकालेंगे इस जगह पर, इस जगह पर। तो मैंने कहा सर Na2CO3 तो सॉल्ट होता है, सॉल्ट के एन फैक्टर तो आपने सिखाया नहीं अभी। अरे भाई सॉल्ट होता है, चलिए ठीक है, लेकिन बिहेवियर क्या है जरा चेक करिए। HCl एक एसिड
और अगर HCl एक एसिड है तो Na2CO3 का बिहेवियर बेस बनेगा तो रिप्लेसेबल OH माइनस डिसाइड करेंगे, लेकिन रिप्लेसेबल OH माइनस कहां से निकालें सर? Na2CO3 में तो H है ही नहीं, तो ऐसे में आप कितने H प्लस एक्सेप्ट करने जा रहे हैं वो आपका इन फैक्टर डिसाइड करेगा। और साथ दिखाई देता है कि सेकंड रिएक्शन में Na2CO3 ने एक H को रिप्लेस किया, एक्सेप्ट किया, तो इस केस में इसका इन फैक्टर 1 कंसीडर किया जाएगा। और फर्स्ट वाले रिएक्शन में इसने दोनों H एक्सेप्ट कर लिए हैं, तो इसका इन फैक्टर 2 कंसीडर किया जाएगा। यानी मेरे कहने का मतलब है ये यूनिक एग्जांपल होगा जिसमें बेस का बिहेवियर इस तरह से सामने आ रहा है कि वो एसिड के H एक्सेप्ट कर रहा है। अदरवाइज जनरल बात करें तो बेस का इन फैक्टर OH से निकाला जाएगा, जितने भी आपके पास OH रिप्लेस होने लायक हैं वो आपका इन फैक्टर होगा। यानी अगर मान लीजिए आपके पास 3 OH हैं रिप्लेस होने लायक, तो आपका इन फैक्टर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, जैसे वहां होता। अगर किसी बेस की एसिडिटी 2 है तो उसका इन फैक्टर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, और अगर किसी बेस की एसिडिटी सिर्फ 1 है तो एज अ बेस उसका इन फैक्टर हमेशा 1 ही निकल के आएगा। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एक सॉल्ट एक बेसिक बिहेवियर शो कर रहा हो और जब वो किसी एसिड से रिएक्ट कर रहा हो तो उस टाइम पर वो एसिड के H प्लस एक्सेप्ट कर रहा हो, तो जिस टाइम पर वो एसिड के H प्लस एक्सेप्ट कर रहा होगा वो भी उसका बेसिक बिहेवियर होगा और उसका भी इन फैक्टर एक्सेप्टेबल H प्लस आयन से ही निकाला जाए। यानी एज अ बेस द इन फैक्टर विल बी रिप्लेसेबल OH माइनस आयंस जनरली, क्योंकि बेस OH रखते हैं, जितने भी मिनरल बेसिस हैं दे हैव ऑल हैव OH माइनस आयंस, तो अल्टीमेटली आप OH से ही डिसाइड करेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एक ऐसा आदमी हो जो बेस का बिहेवियर शो कर रहा हो क्योंकि वो एसिड से रिएक्ट कर रहा है, तो ऐसे में हो सकता है कि उसके पास रिप्लेसेबल OH माइनस को ना देख पा रहे हो आप, तो ऐसे में आपको क्या डिसाइड करना है कि वो कितने H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है। Na2CO3 जब NaHCO3 में कन्वर्ट होता है इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, तो उस टाइम पर इसका इन फैक्टर 1 है क्योंकि इस Na2CO3 ने एक H को एक्सेप्ट किया और NaHCO3 में कन्वर्ट हुआ। जब ये Na2CO3 HCl से रिएक्ट करके दोनों H एक्सेप्ट कर लेता है और H2CO3 में कन्वर्ट होता है, तो उस टाइम पर उसका इन फैक्टर 2 कंसीडर किया जाता है। ये बात सबको समझ में आ रही है? और इस बेस के इन फैक्टर में किसी तरह का कोई एक्सेप्शन नहीं, बिल्कुल सीधी सीधी बातें। सर ये दो तो समझ में आते हैं कि एसिड्स का इन फैक्टर कैसे निकलेगा और बेस का इन फैक्टर कैसे निकलेगा। अब मुझे ये बताइए आप कि एसिड्स और बेस का इन फैक्टर निकालने के बाद जो मेन चीज आती है दैट इज सॉल्ट। सॉल्ट के इन फैक्टर कैसे निकाले जाए? तो देखो, सॉल्ट का इन फैक्टर निकालते वक्त हमें कुछ कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने कोशिश की है एक लाइन में या एक बेकार की लाइन बोलकर आप सॉल्ट्स का इन फैक्टर निकालना सीख जाएंगे, ऐसा कहना मुझे समझदारी नहीं लगती। मुझे ऐसा लगता है मुझे सॉल्ट्स का इन फैक्टर निकालने के लिए सॉल्ट्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर देना चाहिए। मैं सॉल्ट्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करना चाहता हूं, अलग अलग कैटेगरीज के सॉल्ट्स बनाऊंगा और हर कैटेगरी के सॉल्ट्स के इन फैक्टर निकालने को सीखूंगा और कोशिश करूंगा कि जो जो एग्जांपल्स मैं कह रहा हूं या ले रहा हूं आप उन एग्जांपल्स को ध्यान रखें, क्योंकि वो बहुत कॉमन से एग्जांपल्स हैं और ज्यादातर सवालों में आपको वही एग्जांपल्स टहलते हुए नजर आएंगे। हाँ, सीखना सारा कुछ है, लेकिन जो जो कराया जा रहा है उसको याद रखने की भी कोशिश करेंगे, तभी चीजें थोड़ी सी आसान लगेंगी। तो अब मैं सबसे पहले ये बात कर लेता हूं कि सॉल्ट्स के इन फैक्टर कैसे निकाले जाएंगे। तो अगर मैं सॉल्ट्स के इन फैक्टर की बात करूं तो एक चीज समझ में आती है मुझे कि सॉल्ट्स के इन फैक्टर निकालते वक्त इनफैक्ट अगर मैं एक काम और कर लूं यहीं पर, एक अगर मैं सॉल्ट्स के एन फैक्टर की बात करूं तो सॉल्ट्स का जो एन फैक्टर निकल के आएगा उसमें सॉल्ट्स को कैटेगराइज कर देता हूं। ठीक, तो मैं सबसे पहले हेडिंग डाल लेता हूं यहां पर और मैं एन फैक्टर कैलकुलेशंस फॉर सॉल्ट्स। सॉल्ट्स के लिए एन फैक्टर निकालते हैं। एसिड का हो गया, रिप्लेसेबल एच से निकाल लेंगे, कुछ एक आधा एक्सेप्शन याद कर लिए। बेस का हो गया, रिप्लेसेबल OH से निकाल लेंगे या एक्सेप्टेबल एच से निकाल लेंगे, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। सॉल्ट्स के एन फैक्टर की बात करते हैं। सर सॉल्ट्स के एन फैक्टर कैसे निकाला जाता है? तो मैं अब सॉल्ट्स के एन फैक्टर निकालते वक्त सॉल्ट की सबसे पहली कैटेगरी की बात करने जा रहा हूं। पहली कैटेगरी के सॉल्ट कौन से होंगे? पहली कैटेगरी के सॉल्ट वो सॉल्ट होंगे जो पूरी रिएक्शन में इन्वॉल्व तो होंगे, लेकिन उस सॉल्ट के अंदर जो एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं उनमें से किसी की भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होगी। ये मेरी पहली कैटेगरी, समझो। यानी मैं फर्स्ट कैटेगरी का सॉल्ट कौन सा बनाने जा रहा हूं? फर्स्ट कैटेगरी का सॉल्ट एक ऐसा सॉल्ट है जिसमें वो पूरी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, पूरी रिएक्शन कर रहा है, लेकिन सॉल्ट के जो कंपोनेंट्स हैं, जो उसके एलिमेंट्स हैं, जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं, उनकी किसी भी एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होगी शुरू से लेकर आखिर तक। यहां +1 मेरी है, आगे भी मेरी +1 रहेगी, यहां +2 मेरी है, आगे भी +2 रहेगी, यहां -3 मेरी है, आगे भी -3 रहेगी। यानी मेरे जो एलिमेंट्स इन्वॉल्व है, मेरे कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रही है। अगर वो सॉल्ट इस कैटेगरी को बिलोंग करेगा तो उसका इन फैक्टर कैसे निकाला जाए, चलिए ये सीख लेंगे।
सर फिर और कौन सी कैटेगरी आप बनाना चाह रहे हैं? अब मैं उसके बाद दूसरी कैटेगरी क्या बनाऊंगा? दूसरी कैटेगरी वो कैटेगरी होगी सॉल्ट की जिसमें जब वो सॉल्ट किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे तो किसी एक एलिमेंट की, सबकी नहीं, किसी एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट बदल जाए, सिर्फ एक की। ये मेरी सेकेंड कैटेगरी का सॉल्ट हो। तो ऑब्वियस है कि जिस मेथड से आप पहले कैटेगरी के सॉल्ट्स का फैक्टर निकालेंगे, उस मेथड से आप दूसरी कैटेगरी के सॉल्ट्स का फैक्टर तो नहीं निकालेंगे। इसका मतलब ये हुआ दूसरी कैटेगरी के सॉल्ट्स का फैक्टर निकालने का अपना एक तरीका होगा, वो भी देख लेते हैं। सर फिर तीसरी कैटेगरी कौन से लेंगे? तीसरी कैटेगरी वो होगी जिसमें सॉल्ट्स के एक से ज्यादा एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट बदल रही होगी। यानी पहली कैटेगरी में कोई चेंज नहीं हुआ, दूसरी में एक के साथ गड़बड़ हुई, तीसरी में एक से ज्यादा लोगों के साथ गड़बड़ हुई। और एक से ज्यादा लोगों के साथ गड़बड़ होने में भी मैं तीन सब कैटेगरीज बनाऊंगा। या तो एक से ज्यादा लोग ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, या एक से ज्यादा लोग रिड्यूस हो रहे हैं, या कुछ ऑक्सीडाइज हो रहे हैं और कुछ रिड्यूस हो रहे हैं। सब लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने पहले भी बताया था, थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जो लोग समझना चाहते हैं वो समझ सकते हैं, और जो नहीं समझना चाहते हैं वो बिल्कुल चुप रह सकते हैं। आप अकल लगाएंगे और जैसा जैसा बताया जा रहा है उसको याद रखेंगे, और जो याद करने के लिए कहा जाए उसको याद करके आएंगे, तो आप देखिएगा आपको ये चीजें मुश्किल नहीं लगेंगी। आपको ये कॉन्सेप्ट, मूल कॉन्सेप्ट 1 से भी ज्यादा आसान लगेगा। ये हमारा दूसरा चैप्टर ये पहले चैप्टर से भी ज्यादा आसान लगेगा। तो सर ठीक है, हम ऐसा करते हैं, आप जरा एक बार फटाफट फिर से बताइए कि आप कौन कौन सी कैटेगरीज बनाने जा रहे हैं। फर्स्ट कैटेगरी, व्हेन देयर इज नो चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ द सॉल्ट ड्यूरिंग द रिएक्शन, नो चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट। सर उसका एन फैक्टर अभी सीखते हैं। सर व्हाट इज योर सेकंड कैटेगरी? सेकंड कैटेगरी सॉल्ट, द सेकंड कैटेगरी सॉल्ट इज इन विच देयर इज अ चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ वन एलिमेंट ऑफ द सॉल्ट, आइदर द ऑक्सीडेशन स्टेट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। एक एलिमेंट है, कुछ भी हो सकता है। उस केस में उसका एन फैक्टर निकालना कैसे सीखा जाए, सर वो भी हम देख लेते हैं अभी। सर ये बताइए तीसरी कैटेगरी आप कौन सी बनाने जा रहे हैं? दो कैटेगरी हो गई, एक बार चेंज हुआ, एक बार नहीं हुआ। तीसरी कैटेगरी में एक से ज्यादा लोगों के ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज करूंगा, यानी सॉल्ट के अंदर जो जो एलिमेंट्स हैं उनमें से एक से ज्यादा लोगों की ऑक्सीडेशन स्टेट बदल रही, 2 लोगों की बदल रही है, 3 लोगों की बदल रही। तो सर इसमें कैसे निकालेंगे? इसमें फिर मुझे क्या सोचना पड़ेगा कि वो जो एक से ज्यादा लोग हैं उनमें से कुछ लोग ऑक्सीडाइज हो रहे होंगे या सारे लोग ऑक्सीडाइज हो रहे होंगे, ये भी पॉसिबल है। तो एक कैटेगरी बना लेंगे, एक सब कैटेगरी बना लेंगे, थर्ड कैटेगरी की एक सब कैटेगरी बना लेंगे जिसमें आप क्या बोलेंगे कि एक से ज्यादा लोग ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। दूसरी सब कैटेगरी क्या बनाएंगे? एक से ज्यादा लोग इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं। तीसरी सब कैटेगरी क्या बनाएंगे? एक से ज्यादा लोग ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, यानी कुछ लोग ऑक्सीडाइज हो रहे हैं और कुछ लोग रिड्यूस हो रहे हैं। कुछ लोग इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, कुछ लोग इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं। ऐसे में ऐसे कैटेगरी के सॉल्ट्स का फैक्टर कैसे निकाला जाएगा? ये 3 कैटेगरीज हैं जिनको ब्रॉड वे में मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है, और उसके बाद इनके एन फैक्टर्स निकालना सीखूंगा। जब कभी सवाल आएगा तो अगर ये तीनों कैटेगरीज के एन फैक्टर कैलकुलेशन तुम्हारे दिमाग में होंगे तो सवाल को देखते ही तुम्हें एकदम से याद आएगा, अरे ये तो मेरी सेकंड कैटेगरी का सॉल्ट, क्या बताया गया था एन फैक्टर, खट से निकाल। फिर तुमने सवाल, अरे ये तो मेरी फर्स्ट कैटेगरी है, इसमें तो कुछ चेंज ही नहीं हो रहा, तो ऐसे में एन फैक्टर निकालने का सर ने क्या तरीका बताया, खटाक से। समझ लो बात को? तो आप कैटेगराइज कर सकते हैं अपने सॉल्ट्स को। आप कैटेगराइज, जितनी कैटेगरीज हैं अगर उनको ध्यान रखते हैं तो आपके लिए सवाल करना थोड़ा सा और ज्यादा आसान हो जाए। तो मैं सबसे पहले पहली कैटेगरी को केटर करने जा रहा हूं। मेरी पहली कैटेगरी का सॉल्ट है व्हेन there is no change in the oxidation state of any, कितना खतरनाक एनी लिखा है मैंने ये, of any atom of the salt ड्यूरिंग द रिएक्शन। ये मेरी पहली कैटेगरी, फर्स्ट कैटेगरी का सॉल्ट। ये फर्स्ट कैटेगरी का सॉल्ट, व्हेन देयर इज नो चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एटम ऑफ द सॉल्ट ड्यूरिंग द रिएक्शन। अगर तुम ये पहचान लोगे, अभी हम देखते हैं, अगर हमने ये पहचान लिया कि सर ये मेरी पहली कैटेगरी का आदमी, तो ऐसे में अगर आपने ये पहचान लिया तो जो आपका एन फैक्टर निकल के आएगा सॉल्ट का, एन फैक्टर इज इक्वल टू टोटल कैटायनिक और टोटल एनायनिक चार्ज। ये मेरा एन फैक्टर हो, बस
यानी अगर आपको ये लगता है भाई आपका सॉल्ट एकदम आपका बिल्कुल प्यारा सा सॉल्ट है जिसमें कुछ हो ही नहीं रहा, तो ऐसे में सॉल्ट का फैक्टर उसका कैटायन और एनायन डिसाइड करेगा। जो भी उस सॉल्ट का कैटायन है उसका चार्ज या जो उसका एनायन है उसका चार्ज। ऑब्वियस है, चार्ज तो बैलेंस होगा, चार्ज तो सेम होगा, तभी तो सॉल्ट न्यूट्रल होगा। यानी कैटायनिक एनायनिक चार्ज में से कुछ भी लेना रख दो, वही आपका इनफैक्टर। अब जैसे एक एग्जाम्पल लेके समझता हूं, मान लीजिए एक सॉल्ट ले लेते हैं, ये एक रिएक्शन हो रही, वो कह रहा भाई साहब मुझे बताइए AgNO3 का इनफैक्टर क्या है। तो मैंने कहा भाई AgNO3 सॉल्ट होता है, ये सॉल्ट का इनफैक्टर निकालना है, तो चेक करो ये किस कैटेगरी को बिलोंग करता है। तो मैंने कहा भाई कैटेगरी कैसे डिसाइड करोगे, तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेते हैं इनकी क्या क्या है। तो अब देखो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि ऑक्सीडेशन स्टेट तुम खुद से निकालो, लेकिन कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स अगर आपको पता हो तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली जा सकती है। मैं थोड़ा सा अभी उसके बारे में भी बात करता हूं, ठीक। अब यहां पर अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगा हर एलिमेंट की सॉल्ट के अंदर, तो क्या वो आगे भी सेम है? अगर सेम है तो ये फर्स्ट कैटेगरी को बिलोंग करेगा, अदरवाइज इसकी कैटेगरी बदल जाएगी, और बदल गई तो मुझे आंसर नहीं आता, क्योंकि मुझे तो अभी सिर्फ पहली कैटेगरी का इनफैक्टर निकालना सिखाया गया। अब देखो ऐसा है, क्योंकि आप यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा अपनी तरफ से एक दो चार मिनट के लिए ये अपनी तरफ से बताना चाह रहा हूं कि ऑक्सीडेशन स्टेट्स किसी भी कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स की कैसे निकाली जाती, ठीक। तो मैं इस पॉइंट पे अब आऊंगा कि अब ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालने का क्या तरीका होगा। सब लोग समझ रहे हैं इस बात को? तो तुम लोगों को कुछ याद करने के लिए बोला गया है, मैं उनको एक बार बोल तो दूंगा, लेकिन आपको वो सारे पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे, तभी हमारे लिए ये फायदेमंद होगा। कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालनी है, हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखते हैं पहले, उसके बाद चेक करेंगे कि क्या ये हमारी फर्स्ट कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है, ठीक। अब ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबसे पहले ये कुछ आयंस हैं जिनके बारे में याद रखें। ये मैं सबसे पहले ये कोशिश कर रहा हूं कि मैं इन आयंस के नाम याद कर लूं सबसे पहले, और इनमें से ज्यादातर लोगों के नाम तुम्हें याद भी हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत ज्यादा कमाल है, इनमें से ज्यादातर लोगों के नाम हमने याद भी कर रखे हैं। ये क्लोराइड हमारा पुराना आदमी है, ब्रोमाइड हमारा आदमी है, आयोडाइड है, ये सब पुराने लोग हैं। ये कार्बोनेट है, कार्बोनेट आयन है ना, सुना हुआ है। जो याद करने के जो नए नए हैं जो तुम्हें ध्यान रखने चाहिए, वो मेरे हिसाब से एक तो ये सल्फेट है, ध्यान रखो, सल्फाइड याद रखो, थायोसल्फेट याद रखो, फॉस्फाइड याद रखो। ये कुछ ऐसे हैं जो तुम्हारे लिए नए होंगे। ऑक्सलेट बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा IIT के सवालों में इस आयन का इस्तेमाल किया गया है। ऑक्सलेट है, नाइट्रेट पुराना आदमी है, नाइट्राइड है, नाइट्राइट है, परक्लोरेट है, क्लोरेट है, क्लोराइट है, हाइपोक्लोराइट है, क्रोमेट है, डाइक्रोमेट है। ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनके नाम अगर मैं याद रखता हूं तो मुझे सवाल करते वक्त कई बार बड़ी हेल्प मिल जाती है, बहुत ज्यादा आसान सा हो जाता है। ये सल्फाइड है, ये सल्फाइड भी बड़ा इंपॉर्टेंट। यानी मैं ये चाह रहा हूं कि सबसे पहले तुम लोग, अब जैसे ये रिकॉर्डिंग तुम्हें मिल जाएगा, ये जब तुम इसको देखोगे तो तुम कोशिश करना कि ये, और ऐसा नहीं कि इतने ही एनायंस और कैटायंस होते हैं, समझ रहे हो बात को, बहुत सारे होते हैं। मैंने जानबूझ के उन लोगों को यूज किया जो ज्यादातर सवालों में आपको दिखाई देने वाले हैं और वही दिखने ही वाले हैं। तो ऐसे में आप कम से कम इतने आयंस के बारे में याद करिए। सर इनको याद करके फायदा क्या होगा, तुम सोच भी नहीं सकते तुम्हें कितना फायदा हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने वाले मेथड से जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो हम फंस जाते हैं। मतलब सोचो एक मेथड बनाया गया, उसमें भी फंस जाते हैं। तो उस टाइम पर आपको इन आयंस के बारे में अगर आइडिया हो और इनके चार्जेस का आइडिया हो कि NO2 पर -1 का चार्ज है, NO3 पे -1 का चार्ज है, ऑक्सलेट के अंदर -2 का चार्ज होता है, तो आप समझेंगे कि आप बड़ी आसानी से ऑक्सीडेशन स्टेट्स कैलकुलेट कर ले। तो मेरा पहला काम यह है तुम्हारे लिए, पहली बात मैं तुमको ये याद करने के लिए बोल रहा हूं। अभी तो तुम इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, तुम इसको रिकॉर्ड करके भी देख सकते हो, तुम इनफैक्ट इनको नोट करके याद भी कर सकते हो, लेकिन ये याद करने हैं हम सारे, ठीक। मान लेते हैं कि हमने ये याद कर लिया, अब इससे फायदा क्या होगा। अब मैं आता हूं धीरे धीरे कि एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट की जाती है, ठीक। अब मैं बात करने जा रहा हूं एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का मतलब। पहली बात तो ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी कंपाउंड के अंदर किसी भी एलिमेंट पर आने वाला वो चार्ज है, चार्ज नहीं होता, आने वाला वो चार्ज है जो उसके ऊपर तब आता जब उस एटम से लगे सारे कोवेलेंट बॉन्ड्स आयनिक बॉन्ड मानकर तोड़ दिए जाते।
तुम कहोगे सर क्या कहना चाह रहा हूं, समझ में नहीं आ रहा। यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी एलिमेंट की चार्ज की वो फीलिंग है जो उसके ऊपर आती है तब जब उससे लगे सारे कोवेलेंट बॉन्ड्स तोड़े जाएं, ये मानकर कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर या तो इसके पास होंगे या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सामने वाला लेके भागेगा। मैं बताता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सपोज मैं एक ऐसी एग्जांपल से इस बात को समझने की कोशिश करता हूं, जैसे सपोज मेरे पास पानी है। अब आपसे कोई कहा जा रहा है कि बताइए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा एलिमेंट्स की ही डिफाइन की जाएगी किसी भी कंपाउंड स्टेट के अंदर। यानी जब आप किसी कंपाउंड स्टेट के अंदर किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो कैसे निकाली जाए। तो हमने कहा सर देखिए ये स्ट्रक्चर है, आप बताइए क्या करें। कुछ नहीं करना यार, जैसे ही आपके सामने स्ट्रक्चर आया तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ये है कि अगर आपको ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो आप ऑक्सीजन से ये पूछिए कि तुम्हारे ऊपर चार्ज की क्या फीलिंग आएगी या आती जब तुमसे लगे दोनों कोवेलेंट बॉन्ड्स आयनिक बॉन्ड मानकर तोड़ दिए जाते। यानी आप इन डंडों को तोड़िए और इलेक्ट्रॉन, इस हर डंडे में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो या तो ऑक्सीजन को दे दीजिए या हाइड्रोजन को दे दीजिए। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर दिखाइए और बताइए चार्ज की क्या फीलिंग आ रही है आपको। देखो तुम सब 12th पास स्टूडेंट हो, इसलिए तुम लोगों को कुछ जल्दी और इस तरह से समझाने की कोशिश की जा रही है, अदरवाइज तो फिर एक एक पॉइंट नोट करना पड़ेगा और इसमें तो सालों गुजर जाएंगे। इसलिए तुमको पढ़ने के लिए भी कुछ बोला गया है, इतना काम तुम्हें करना पड़ेगा। और मैंने पहले ही दिन बोला था जो कहा जाए वो करना पड़े। इसमें कोई मक्कारी, अगर आपको रात भर जागना पड़े तो आप रात भर जागिए, लेकिन इसमें कोई मक्कारी नहीं चलेगी, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आए। समझ रहे हो? यानी अब मैं कर क्या रहा हूं कि मैं ये कह रहा हूं भाई मैं ऑक्सीजन से पूछ लेता हूं भाई तुम्हारे ऊपर चार्ज की क्या फीलिंग आ रही है, तुम्हारे सारे कोवेलेंट बॉन्ड में तोड़ देता हूं। कह रहा तोड़ दीजिए सर। अब बताइए जब आप इस डंडे को तोड़ेंगे तो इस डंडे में जो 2 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपको या तो O को देने पड़ेंगे या H को देने पड़ेंगे। अब हमें पता है कि दुनिया का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन होता है, बल्कि मैं तो कहता हूं तुम एक सीरीज याद कर लो, फोन कल ऐसे, फोन कल ऐसे। तो ये जो फोन कल है इसको याद करते हैं कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। फ्लोरीन किसी के साथ भी लगेगा वो पक्का इलेक्ट्रॉन खींचेगा ही खींचेगा, ये क्लियर। ऑक्सीजन से पहले अगर फ्लोरीन है तब तो ऑक्सीजन कहेगा ले जाओ ले जाओ, लेकिन अगर ऑक्सीजन फ्लोरीन के अलावा किसी के साथ भी जुड़ा है तो फिर वो खींचेगा ही खींचेगा। बात समझ लो? यानी ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव सिर्फ फ्लोरीन। तो आप एक सीरीज याद कर लीजिए, सबसे पहले फोन कल, इसको याद कर लेते हैं, फोन कल, फोन कल। ठीक, अब होगा क्या, ऑक्सीजन यहां है, हाइड्रोजन यहां है, क्या ऑक्सीजन से पहले फ्लोरीन लगा है? नहीं, तो इसके अलावा कौन खींचेगा? ऑक्सीजन खींचेगा, बिकॉज ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन होता है। इसके अलावा ये हुआ, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास आएंगे। जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास आएंगे तो जैसे ये उन दोनों में एक इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन का ही होगा, एक हाइड्रोजन का होगा। ऑक्सीजन के पास जब वो दोनों आएंगे तो उनमें से जो एक उसका खुद का है उसकी वजह से तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा। अरे भाई मेरा इलेक्ट्रॉन मेरे पास आ गया, मेरे उसकी वजह से थोड़ा कोई चार्ज आएगा। लेकिन हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन मैंने लिया उसकी वजह से मेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यानी अल्टीमेटली जो समझ में आ रहा है वो क्या समझ में आ रहा है कि इसके ऊपर तो सर -1 का चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर +1 का चार्ज आ जाएगा अगर आप ये डंडा तोड़ते हैं तो। ठीक, इधर का डंडा तोड़ के देख लेते हैं। जब आप इधर का डंडा तोड़ेंगे तो क्या होगा? सर जब आप इधर का डंडा ब्रेक करेंगे तो फिर वही वाली बात समझ में आ रही है, जब आप इधर का बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो इस ऑक्सीजन का फिर से -1 आ जाएगा और इस हाइड्रोजन पे +1 का चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इससे क्या पता चल रहा है कि जब आप ऑक्सीजन से लगे दोनों कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक करेंगे तो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज की जो भी फीलिंग आएगी दैट विल बी द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन दिस कंपाउंड। सो अल्टीमेटली ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -2 एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बोथ द हाइड्रोजन इज +1। सर ठीक है, हम समझ गए। थोड़ा सा और एक आध एग्जाम्पल लेके समझाइए। चलिए एक आध और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए आपकी एग्जाम्पल ले लिया जाए कि आपके पास हाइड्रोजन परऑक्साइड है। मान लीजिए आपने हाइड्रोजन परऑक्साइड ले लिया। अब आपसे पूछा जा रहा है भाई हाइड्रोजन परऑक्साइड के अंदर जो है बताइए कि ऑक्सीजन की और हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। हम क्या बोलेंगे? डंडा तोड़ो, काम खत्म करो, अपने आप पता चल जाएगा। चलिए डंडा तोड़ के देख लेते हैं। जब आप डंडा तोड़ के देखेंगे तो ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे। जब ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे तो इस ऑक्सीजन पे -1 आएगा। सारे एक बार ऐसे लिख देते हैं। इस ऑक्सीजन पे -1 आएगा और इस हाइड्रोजन पे +1 आएगा। क्लियर है? ये सबको समझ में आ रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास जाएंगे। ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन लेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो दूसरा इलेक्ट्रॉन उसका हाइड्रोजन का उसके पास आया उसकी वजह से उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जब ये बॉन्ड तोड़ेंगे, देखिए मजे की बात क्या है, जब ये बॉन्ड तोड़ेंगे तो दोनों ही ऑक्सीजन है, और जब दोनों ही ऑक्सीजन है तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिमिलर मानी जाएगी। अब देखो अभी मैं ये बात बोल नहीं रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हें बोलूंगा, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करूंगा इस बात को कि दो सिमिलर एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन, सिमिलर एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज क्या हमेशा बराबर होती हैं? भाई दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं तो इनकी चलिए अलग अलग हो सकती है, ठीक, लेकिन अगर दोनों ही सेम एटम्स हैं तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम होनी चाहिए ना। एक केस ऐसा भी है जिसमें दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज अलग हो सकती हैं अगर इन दोनों एलिमेंट्स का हाइब्रिडाइजेशन अलग हो।
यानी इन दोनों एलिमेंट्स का अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है और दोनों एलिमेंट सेम है तब तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी। लेकिन अगर इनमें से किसी का हाइब्रिडाइजेशन बदल गया सिमिलर एलिमेंट्स होने के बावजूद भी, तो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज हो सकती। जितना ज्यादा हाइब्रिडाइजेशन के अंदर एस कैरेक्टर आता है उतना ज्यादा एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता चला जाता है। मैं इस बारे में बात करूंगा और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम्हें बात बताई भी जाएगी। ठीक, बहरहाल यहां पर क्योंकि दोनों ऑक्सीजन है और दोनों एक तरह के बॉन्ड्स की तरह जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब द हाइब्रिडाइजेशन इज आल्सो सेम, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो जब आप इस डंडे को तोड़ेंगे तो ना ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेगा इधर वाला, ना वो उधर लेगा, दोनों अपने, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो इसका मतलब दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएंगे। और जब दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके अलग होंगे तो किसी के ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ इस डंडे को तोड़ने से यहां 0 चार्ज आ रहा है और इस डंडे को तोड़ने से यहां भी 0 चार्ज आ रहा है। और जब ये वाला डंडा तोड़ेंगे तो हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, इस हाइड्रोजन पे प्लस आएगा। साफ समझ में आ रहा है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बोथ द ऑक्सीजन एटम्स आर -1 and the oxidation state of both the hydrogens are +1. So ultimately oxidation state of oxygen in H2O2 is -1, and this is peroxide, this is hydrogen peroxide. And this is peroxy linkage, इसे peroxy linkage बोला जाता है। ये सब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात आएगी। पेरोक्सी लिंकेज का मतलब है ऑक्सीजन एक तरफ तो ऑक्सीजन से अटैच है और दूसरी तरफ किसी और एलिमेंट से अटैच है। ऐसे लिंकेज पेरोक्सी लिंकेज की मानी जाती है। और इस पेरोक्सी लिंकेज में ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट -1 निकल के आती है। स्ट्रक्चर बनाइए, आंसर आ जाए। तो तुमने कहा सर ऐसा थोड़ा सा और एग्जांपल दीजिए, थोड़ा सा और कंफ्यूजन आ गया, एक आध स्ट्रक्चर और आएंगे तो और क्लैरिटी आएगी। तो हमने कहा चलिए एक आध स्ट्रक्चर और बना लेते हैं उल्टे सीधे, उनके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं। तो एक और स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं। मान लीजिए वो कहता है कि भाई ऐसा है, मेरे पास H2SO4, आप इस H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए। तो हमने कहा ठीक है अभी कर लेते हैं सर, डंडे तोड़ेंगे मस्त हो जाएगा। डंडे तोड़ते ही सल्फर पे आने वाला चार्ज निकाल लेते हैं, फीलिंग निकाल लेते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट नॉट द एक्चुअल चार्ज, इट इज ओनली द फीलिंग ऑफ द एलिमेंट। ये उस एलिमेंट की वो फीलिंग है जो वो तब फील करता है जब उससे लगे सारे डंडे, जितने भी कोवेलेंट बॉन्ड्स बने वो सब तोड़ दिए जाएं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज को ध्यान में रखते हुए उसके ऊपर या तो प्लस का चार्ज आने लगेगा या माइनस का चार्ज आने लगेगा। चार्ज की जो भी उसकी फीलिंग है दैट विल बी द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दैट एलिमेंट इन दैट कंबाइंड स्टेट। ठीक, अब जैसे यहां पर चेक करते हैं, आप डंडे तोड़िए। हम पहले सारे डंडे एक बार ऐसे लिख देता हूं तोड़ने के लिए। इसको तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे, इनको तोड़ेंगे, इनको तोड़ेंगे, इनको तोड़ेंगे, इनको तोड़ेंगे, सारे डंडे तोड़ दिए। अब जरा इनके ऊपर चार्जेस भी लिख के देख लेते हैं। जब आप इस H और O को तोड़ेंगे तो ऑब्वियसली अब तो तुम समझ गए होगे, इस H पे प्लस आएगा, इस O पे माइनस आएगा। इसी तरह से जब आप इसको तोड़ेंगे इस H पे प्लस आएगा, इस O पे माइनस आएगा। जब आप इधर से तोड़ेंगे तो क्योंकि दो डंडे हैं तो ऊपर वाले ऑक्सीजन पे -2 का चार्ज आएगा, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नीचे सल्फर पर +2 का चार्ज आएगा। जब आप इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो नीचे वाले ऑक्सीजन पे -2 का चार्ज आएगा, सल्फर के ऊपर +2 का चार्ज आएगा। सब लोग समझ रहे हैं बात को? क्यों? क्योंकि दो डंडों का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स, चारों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास जाएंगे, जिनमें 2 तो उसके अपने ही हैं। तो जो दूसरे सल्फर के 2 आए हैं उसकी वजह से -2 का, और यहां भी -2 का चार्ज आ जाएगा, और सल्फर पर दोनों पे +2 का चार्ज आ जाएगा। जब आप इधर से बॉन्ड तोड़ेंगे तो इस ऑक्सीजन पे -1 का चार्ज आएगा और सल्फर पे +1 का चार्ज आएगा। जब इधर से बॉन्ड तोड़ेंगे तो ऑक्सीजन पे -1 का और सल्फर पे +1 का चार्ज आएगा। आप चेक कर लीजिए सारे बॉन्ड्स तोड़ने, और ये तुम मेरा कॉपी, मेरा बोर्ड देखने की जरूरत नहीं है, तुम अपने आप चेक करो, अपने आप समझ में आ जाएगा। जब आप इसको तोड़ेंगे तो साफ समझ में आता है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर is +6। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट इस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के अंदर +6 निकल के आ रही है। अब अगर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 निकल के आ रही है तो बाकी सारे एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट भी बताइए। सर हाइड्रोजन की +1 है, ऑक्सीजन की हर जगह -2 है, यहां भी -2, यहां भी -2। आप चेक करिए, इधर का तोड़ते हैं, यहां भी -2, यहां भी -2, इन दोनों, इन जगहों पर भी -2, इन जगहों पर भी -2, यानी जितने भी ऑक्सीजन है चारों ऑक्सीजन -2 वाले हैं। इसके अंदर कोई पेरोक्सी लिंकेज नहीं है, चारों ऑक्सीजन -2 वाले हैं और हाइड्रोजन +1 वाले हैं, और जो सल्फर है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। तो मैंने कहा भाई ये तो यार आसान तरीका है, आप इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, मॉलिक्यूल बनाइए, डंडे तोड़िए, तोड़ने के बाद अपना मस्त हो जाइए, आ गया आंसर। अब इशू ये नहीं है, इशू ये है कि मुझे ये काम करने के लिए, किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए क्या हर बार ये डंडे बनाने पड़ेंगे? क्योंकि जब डंडे ही नहीं बनाओगे तो तोड़ोगे किसे? इसका मतलब ये हुआ मुझे तो सर स्ट्रक्चर याद करने पड़ेंगे। मैं सारे लोगों के स्ट्रक्चर याद करके जाऊंगा, उसके बाद ही आंसर निकाल पाऊंगा। जैसे और एग्जांपल लेते हैं, तुम्हें और समझ में आएगा कि हमें कोई और रास्ता भी बताया जाए, क्योंकि ये फिर वही दर्द है कि दुनिया भर के स्ट्रक्चर याद करने पड़ेंगे। उस दर्द से बचने का भी कोई इलाज होगा। हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल लेते हैं जरा, ताकि तुम्हें और दर्द बढ़े तुम्हारा। दैट इज H2SO5 ले लेते हैं।
H2SO5। इसे कैरोस एसिड भी बोला जाता है, सब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम्हें बाद में बताया जाएगा। दिस इज कैरोस एसिड। वो कह रहा है यार कैरोस एसिड के अंदर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। मैंने कहा डंडे बना लो, तोड़ देंगे अभी। उसने कहा डंडे बना लेते हैं, चलिए। उसने देखो खुद समझदार आदमी, उसने खुद स्ट्रक्चर दे दिया। लेकिन तुम समझो स्ट्रक्चर वो दे रहा है, यानी मुझे वो स्ट्रक्चर याद करना है, तभी मैं आंसर निकाल पाऊंगा। अगर मान लो ना देता तो क्या करता? तो ऐसे में फिर जुगाड़ लगाना पड़ेगा, और वो जुगाड़ भी लगाया जाएगा। ठीक, क्या है जो स्ट्रक्चर है वो ले लेते हैं। H2SO5 का जो स्ट्रक्चर है वो ये H2SO5। वो कह रहा भाई इस H2SO5 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के दिखाइए। मैंने कहा अभी डंडे तोड़ते मस्त हो जाएगा। सारे डंडे तोड़ के देख लेते हैं। देख लीजिए आप, सारे बॉन्ड तोड़ते हैं। ये वाला भी बॉन्ड तोड़ेंगे, 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 ये वाला भी तोड़ेंगे, ये वाला भी तोड़ेंगे, ये वाला भी तोड़ेंगे। सारे बॉन्ड तोड़ देते हैं, अभी आंसर आ जाएगा। अब जरा सारे बॉन्ड तोड़ के चेक करते हैं। जब आप इस वाले बॉन्ड को तोड़ेंगे तो ऑक्सीजन पे -1 आएगा, हाइड्रोजन पे +1 आएगा। जब आप ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे तो इस ऑक्सीजन पे -1 आएगा, सल्फर पे +1 आएगा। जब आप ऊपर वाला बॉन्ड तोड़ेंगे तो ऑक्सीजन पे -2 आएगा, सल्फर पे +2 आएगा। जब आप नीचे वाला बॉन्ड तोड़ेंगे तो ऑक्सीजन पे -2 आएगा, सल्फर पे +2 आएगा। जब आप ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे तो सल्फर पे +1 आएगा, ऑक्सीजन पे -1 आएगा। अब देख रहा कमाल की बात, जब आप ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे तो इस ऑक्सीजन पे भी 0 आएगा और इस ऑक्सीजन पे भी 0 आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों ऑक्सीजन सेम है और बिल्कुल एक तरह की बॉन्डिंग है, तो हाइब्रिडाइजेशन भी सेम ही होगा। और ऐसे में जब आप ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे तो इस हाइड्रोजन पे +1 आएगा, इस ऑक्सीजन पे -1 आएगा। अब आप जरा सारे लोगों के चार्जेस देख लीजिए, साफ समझ में आता है। वी हैव two oxygen atoms of -1 oxidation state and 3 oxygen atoms of -2 oxidation state। सबसे पहली बात तो ये चेक करो जरा, ये दोनों तो -1 वाले हैं, लेकिन ये और ये तीनों -2 वाले हैं। यानी वी हैव 2 ऑक्सीजन एटम्स जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है बिकॉज ऑफ दिस परऑक्सी लिंकेज। ये O और सिंगल बॉन्ड अभी बताया था मैंने, ये परऑक्सी लिंकेज, और बाकी जितने भी हैं वो सारे -2 वाले हैं। चलिए ठीक है, अब बताइए सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज इक्वल टू, चेक करिए आप, +6। कैसे? ये देख लिए, सारे जोड़ देते हैं, +6 आ गया, +2 +2 +1 +1 +6 आ गया। यानी द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज +6 एंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -2 and -1 बोथ। देयर आर 3 ऑक्सीजन एटम्स ऑफ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड 2 ऑक्सीजन एटम और ऑफ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। कैसे निकाला सर आपने? स्ट्रक्चर आपने दे दिया था, डंडे मैंने तोड़ दिए। इसका मतलब सर ये स्ट्रक्चर ना होता तो फिर कुछ जुगाड़ लगाना पड़ता। चलो चेक करेंगे, खैर और आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए फिर वो कहता है कि भाई मुझे जो है इस एसिड के बारे में बात करके बताइए, और इस आदमी के अंदर मुझे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के दिखाइए, जिस तरह से अभी आपने H2SO5 की निकाली थी। इसको भी थोड़ा सा सेम कलर का ही ले लेते हैं। तो जैसे आपने यहां सल्फर की निकाली थी वैसे यहां सल्फर की निकाल के दिखाइए। तो मैंने कहा ठीक है, डंडे बना दीजिए, डंडे तोड़ देंगे, खत्म होगी बात। अब उसने डंडे, अब देखो बेचारा शरीफ आदमी है, खुद ही डंडे बना रहा है, तो इसने खुद ही H2S, इसको मार्शल एसिड कहा जाता है। दिस मार्शल एसिड, ये सब याद करने होंगे, बाद में याद कर लेंगे, ठीक। अच्छा, अब इसमें वो कह रहा है सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए। तो अगर आपको सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो कैसे निकाली जाए? सर स्ट्रक्चर बनाइए। अभी मैं देखो स्ट्रक्चर बना देता हूं, अभी आ जाएगा आंसर। स्ट्रक्चर जैसे आप बनाएंगे, ये आ गया आपका स्ट्रक्चर, HOS डबल बॉन्ड O, ये सल्फर H2S2O8, दिस इज मार्शल एसिड। वो कह रहा बताइए जरा सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट। अब कैसे निकालें? अब तुम्हारे पास 2 सल्फर है और सिमिट्री लग रही है एकदम, तो दोनों सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट शायद सिमिलर ही निकल के आएगी, ठीक। अब बहरहाल निकाल के देख लेते हैं। अब वही सारे बॉन्ड्स तोड़ लेते हैं, तोड़ने के बाद अपने आप ही पता चल जाए। ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड तोड़ते हैं, इसको भी तोड़ते हैं, इसको भी तोड़ते हैं, इसको भी तोड़ते हैं, इसको भी तोड़ते हैं,
इसको भी तोड़ते हैं और इसको भी तोड़ते हैं। अब जब सारे बॉन्ड टूट जाएंगे तो आप चेक कर लीजिए किसके ऊपर चार्ज की क्या क्या फीलिंग आने वाली है। बहुत ही आसान है। एच और ओ को तोड़ोगे तो एच पे -1, सॉरी +1, ऑक्सीजन पे -1। इस ओ और एस को तोड़ोगे तो ऑक्सीजन पे -1, सल्फर पे +1। इस डबल बॉन्ड को तोड़ोगे तो ऑक्सीजन को -2, सल्फर को +2। इस डबल बॉन्ड को तोड़ोगे तो ऑक्सीजन को -2, सल्फर को +2। इस बॉन्ड को तोड़ोगे तो सल्फर पे +1, ऑक्सीजन पे -1। जब इस ओ को तोड़ोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पेरोक्सिल लिंकेज दिखाई दे रहा है तो इस ओ पर 0 आएगा, इस वाले ओ पे भी 0 आएगा। जब इस ओ एस को तोड़ोगे तो इस ओ पे माइनस आएगा। तो जब आप इसको तोड़ेंगे तो इस O पर माइनस और सल्फर पे +1 आएगा। जब आप ऊपर वाले को तोड़ेंगे तो ऑक्सीजन को -2, सल्फर को +2 मिलेगा। जब इस वाले को तोड़ेंगे तो ऑक्सीजन को -2, सल्फर को +2 मिलेगा। और जब आप इसको तोड़ेंगे तो ऑक्सीजन को -1 और सल्फर को +1 मिलेगा। जब आप इसको तोड़ेंगे तो ऑक्सीजन को माइनस, हाइड्रोजन को +1 मिलेगा। आप देख लीजिए सारे बॉन्ड टूट चुके हैं। जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालनी है, सारे चार्ज की फीलिंग चेक कर लीजिए। दिखाई दे रहा है दोनों सल्फर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये भी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट का है और ये भी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट का है। लेकिन इन 8 ऑक्सीजन में से 6 ऑक्सीजन ऐसे हैं जो -2 के हैं, देखिए आप। लेकिन 2 ऐसे हैं जो -1। यानी यहां पर भी अगर मैं इस तरह का एक स्टेटमेंट लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं? इस तरह का स्टेटमेंट अगर आप लिखना चाहें तो यहां पर भी लिख सकते हैं 6 oxygen atoms are of -2 oxidation state, 2 oxygen atoms are of -1 oxidation state, and oxidation state of sulfur, both the sulfurs is equal to +6। ये आप इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि आप स्ट्रक्चर समझते हैं। आपको स्ट्रक्चर दिया गया है इसलिए आप ये बकवास याद कर पा रहे हैं। अगर आपको स्ट्रक्चर ना पता होता तो आप ये नहीं कर सकते थे। तो मेरी बात जरा समझने की कोशिश करो। मैं देखो फिर वही है, हम तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की बात कर रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकलेगी? तभी तो हम सॉल्ट्स के फैक्टर निकालना सीखेंगे यार। जब हमें ऑक्सीडेशन स्टेट ही नहीं आती होगी तो हम कैसे करेंगे? लेकिन अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का भी आप तरीका क्या सिखा रहे हैं कि पहले स्ट्रक्चर बनाइए फिर डंडे तोड़ तोड़ के देख लीजिए। अब यार स्ट्रक्चर बनाने का मतलब है हमें स्ट्रक्चर याद होने चाहिए। अब 2-4 छोटे मोटे हो तो फिर भी ठीक है। अब इतने उल्टे सीधे स्ट्रक्चर्स H2SO8 और ये उल्टे सीधे कैरोस एसिड, ये सब उल्टे सीधे स्ट्रक्चर्स हम कहां तक याद करेंगे? तो कोई ना कोई जुगाड़ अभी आता होगा, उस जुगाड़ के बारे में भी बात करते हैं। सब लोगों को यहां तक समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? यानी अगर आपसे ऑक्सीडेशन स्टेट की डेफिनेशन पूछी जाए तो क्या लिखेंगे? ये वो चार्ज है, चार्ज की वो फीलिंग है किसी एलिमेंट पर जो तब उसके ऊपर आने लगती है जब उससे लगे सारे कोवेलेंट बॉन्ड्स आयनिक बॉन्ड मानकर तोड़ दिए जाते हैं। आयनिक बॉन्ड मानने का मतलब इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा ट्रांसफर कर देते हैं आप, या तो इधर या ऊपर वाले के पास। दैट डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास रखने की कोशिश करेगा। अगर आप ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं तो इलेक्ट्रॉन्स को आप अपने पास रखने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से इन एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर एक आध बनाते हैं। CrO5 बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है इसका। CrO5 के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। CrO5 अब फिर वही ये कह रहा है जरा क्रोमियम के ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए। अब मैंने कहा भैया ये कैसी बातें कर रहा हूं, क्रोमियम के ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, आप पहले स्ट्रक्चर तो बनाइए। उसने कहा ठीक है स्ट्रक्चर बना देंगे तब तो निकाल लोगे। उसने कहा तब निकाल लेंगे। ये देखिए ये क्रोमियम हो गया, ये डबल बॉन्ड हो, ये देखिए बटरफ्लाई जैसा, तितली जैसा बटरफ्लाई स्ट्रक्चर है। अब इस बटरफ्लाई स्ट्रक्चर में बीच वाले क्रोमियम के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो डंडे तोड़ो, आंसर आ जाएगा। बस अब तो तुम सीख ही गए होगे ये करना क्या है। मैं तो इसमें हम बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं, ये सारे बॉन्ड ब्रेक करते हैं। इसको भी तोड़ेंगे, 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 इसको भी तोड़ेंगे। अब अपने आप चेक कर लीजिए क्या होने जा रहा है। तो जब आप इन बॉन्ड्स को ब्रेक करेंगे तो चार्जेस निकालते हैं। जब आप इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो ऑब्वियस ऑक्सीजन से तगड़ा तो सिर्फ फ्लोरीन होता है, क्रोमियम तो बहुत पीछे हो गया। तो ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्रोमियम पे +2 आ जाएगा। जब आप ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे तो फिर वही ऑक्सीजन -1 ले लेगा, क्रोमियम पे +1 आ जाएगा। जब आप इधर वाला बॉन्ड तोड़ेंगे तो फिर वही क्रोमियम पे +1 आ जाएगा, ऑक्सीजन पे -1 आ जाएगा। जब आप इधर वाला बॉन्ड तोड़ेंगे तो क्रोमियम पे +1 आ जाएगा, ऑक्सीजन पे -1 आ जाएगा। जब आप इधर वाला बॉन्ड तोड़ेंगे तो क्रोमियम पे +1 आ जाएगा, ऑक्सीजन पे -1 आ जाएगा। अच्छा, तो क्रोमियम को अगर चेक करना है तो क्रोमियम के ऑक्सीडेशन स्टेट तो +6 है, ये देखिए
हाँ, अगर आपको ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकालनी है तो आपको अभी देखिए क्या सारे डंडे टूट चुके हैं, इस वाले के तो टूट चुके हैं, लेकिन क्या इस ऑक्सीजन के सारे बॉन्ड टूट चुके हैं? ना, इधर का टूट चुका है लेकिन इधर का नहीं टूटा है। अरे भाई, इधर का तोड़ने का फायदा भी क्या है? जब दोनों ही ऑक्सीजन है, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, तो दोनों के टूटने से होगा क्या? जब आप इसको तोड़ेंगे तो जीरो आ जाएगा, इधर से तोड़ेंगे जीरो आ जाएगा, इधर से तोड़ेंगे जीरो आ जाएगा, इधर से तोड़ेंगे तो जीरो आ जाएगा। यानी अल्टीमेटली वी हैव 5 oxygen atoms in this CrO5, in which 4 oxygen atoms are of -1 oxidation state and 1 oxygen atom is of -2 oxidation state। यानी यहां पर भी अगर आप मेंशन करना चाह रहे हैं तो इस बात को मेंशन कर लेते हैं, देयर आर four oxygen atoms of -1 oxidation state and 1 oxygen atom of -2 oxidation state. The oxidation state of chromium is +6। यानी ये बातें याद कर लेते हैं, यानी बड़ी सीधी सीधी सी बातें लग रही हैं। हमने एक तो ये याद कर लिया कि 4 ऑक्सीजन आटम्स हमारे -1 वाले हैं और एक ऑक्सीजन आटम जो है वो -2 वाला है, और क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट वो +6। देखो फिर वही है, याद क्या किया है, मतलब हमें स्ट्रक्चर पता था तो हमने बना लिया, अब हमें स्ट्रक्चर नहीं पता होता तो हम नहीं कर पाते। यानी किसी की भी, जैसे और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, और एक आधा एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लो कहता है भाई ऐसा है, पर मैग्नेट आयन लेके आइए, पर मैग्नेट यानी MnO4-। वो कह रहा भाई साहब मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए, दिस इज पर मैग्नेट आयन। मैंने उसमें वहां चार्ट में लिख भी रखा है। वो कह रहा है इस पर मैग्नेट आयन के अंदर मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या बोलोगे तुम? सर स्ट्रक्चर बना दीजिए, अभी अभी डंडे तोड़ देंगे, खत्म हो गया। तो स्ट्रक्चर मैं आपको बना के दे देता हूं। ये Mn है, ये पर मैग्नेट आयन MnO4-। अब आप बताइए ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकलेगी मैग्नीज की, बाकी सारे ऑक्सीजन की जैसे होती है, जैसे निकलती है वैसे निकलेगी। आप देख लीजिए, वही सारे बॉन्ड तोड़ने अपने आप ही पता चल जाएगा। जब आप बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होंगे, ये वाले बॉन्ड ब्रेक होंगे, ये वाले बॉन्ड ब्रेक होंगे, अपने आप ही पता चल रहा है यार, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, तुम आप सब समझ भी रहे होगे इस बात को। जब ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे तो ऑक्सीजन -2 मैग्नीज +2, जब इधर वाला बॉन्ड तोड़ेंगे तो ऑक्सीजन -2 मैग्नीज +2, जब इधर वाला बॉन्ड तोड़ेंगे तो मैग्नीज +2 ऑक्सीजन -2, और जब इधर वाला सिंगल बॉन्ड तोड़ेंगे तो मैग्नीज +1 ऑक्सीजन -1। यानी दिखाई दे रहा ऑल दी 4 ऑक्सीजन एटम्स आर ऑफ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके ऊपर पहले से माइनस है तो माइनस माइनस -2। और मैग्नीज को ध्यान से देखो तो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज इज +7। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज इज +7। यानी इस जगह पर ऑक्सीजन मैग्नीज की जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आ रही है वो +7 निकल के आ रही है, और बाकी सारे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 निकल के आ रही है। कैसे निकाला? क्योंकि सर मुझे स्ट्रक्चर पता था, मैंने स्ट्रक्चर में डंडे तोड़े, डंडे तोड़ के आंसर निकाल। और आगे बढ़ते हैं और सोचते हैं, जरा और बातें करते हैं। अभी तुम्हारे दिमाग में एक बात चल रही है, सर स्ट्रक्चर ना होता तो क्या होता? हाँ, स्ट्रक्चर नहीं होता तो अभी हम बात करते हैं, ठीक। और आगे बात करते हैं। मान लीजिए वो मुझसे कहे कि भाई एक और काम कर लेते हैं, हम जो है इसकी और निकाल लेते हैं। Br की, ये पूछ चुका है एग्जाम में हमारे, आ चुका है टीम। Br3O8 में ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। तो उसने कहा सर अब क्या निकाल लेते हैं, स्ट्रक्चर दीजिए। अब उसने स्ट्रक्चर नहीं दिया, वो खुद ही पूछा था, समझ लो, तो अब कैसे निकालें? तो उसने कहा भाई ऐसा है भाई, देखिए फिर तो मजबूरी, अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं आता है तो रहने दीजिए, फिर तो आपको ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं आता है तब तो आप फिर ब्रोमीन, 3 ब्रोमीन है तो आप इंडिविजुअल ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। तो मान लो उसने स्ट्रक्चर मुझे बना के दे ही दिया, तो मैं इसका स्ट्रक्चर ऐसे बना लेता हूं, Br3O8
दिस इज Br308। वो कर आप बताइए इनके स्ट्रक्चर्स को देखकर इनमें एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो मैंने कहा फिर देखिए अब जब आपने डंडे ही बना दिए फिर तो मुझे टेंशन ही नहीं, डंडे तोड़ो फीलिंग निकालो, खत्म हो गया। तो डंडे तोड़ के फीलिंग निकाल लेते हैं। तो अब तो बहुत आसान हो गया, डंडे तोड़ते हैं, ये वाला डंडा तोड़ेंगे, क्या होगा जब आप ये वाला डंडा तोड़ेंगे, ये वाला 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 तोड़ेंगे और ये वाला तोड़ेंगे। तो अब जरा चार्जेस निकाल लेते हैं। मैं इसलिए एक बार में तोड़ देता हूं ताकि व्हाइट पेन से सारा हो जाए, अदरवाइज बेस्ट तरीका क्या है, एक तोड़ा चार्ज लगाया, एक तोड़ा चार्ज लगाया, ठीक है ना। तुम अपने कॉपी में वैसे ही करना। तो अब मैं यहाँ पर चार्जेस लगा लेता हूँ। जब आप ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, ऑब्वियस है ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो -2, ब्रोमीन पे +2। जब इधर वाला तोड़ेंगे फिर वही ऑक्सीजन -2, ब्रोमीन पे +2। जब इधर वाला तोड़ेंगे तो ऑक्सीजन पे -2, ब्रोमीन पे +2। और जब इधर वाला तोड़ेंगे तो मुझे लगता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों ब्रोमीन एटम है और दोनों ब्रोमीन एटम बिल्कुल सेम लिंकेज से अटैच। आप समझिए जरा, सब कुछ एक जैसा ही। दोनों की अगर आप हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे, मैं देखो अभी हाइब्रिडाइजेशन बता नहीं रहा हूं या निकाल नहीं रहा हूं, दोनों के हाइब्रिडाइजेशन भी सेम निकल के आ रहे हैं, यानी सिमिलर एलिमेंट्स हैं, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, दोनों sp3 नजर आते हैं। तो इन दोनों केसेस में दोनों जगहों पर ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिमिलर है, और सिमिलर है तो इस बॉन्ड को तोड़ने से ब्रोमीन पर इधर से कोई चार्ज नहीं आएगा और इधर से भी इसके पास कोई चार्ज नहीं आएगा। अच्छा बाकी तोड़ते हैं, यहां -2 आएगा, इधर से +2 आ जाएगा, इधर से तोड़ा यहां -2 आएगा, इधर से +2 आ जाएगा। फिर यही है, इधर को तोड़ा कोई फर्क नहीं पड़ा, इसको भी कोई फर्क नहीं पड़ा। इधर से तोड़ा ऑक्सीजन पे -2 आया, ब्रोमीन पे +2 आया, इसमें -2 आया, इस पे +2 आया, इस पे -2 आया, इस पे +2 आया। अब आप चेक करिए जरा ब्रोमीन के ऑक्सीडेशन स्टेट। नाउ अगर मैं इन तीनों ब्रोमीन्स को नंबर डाल दूं मतलब समझ रहे हो कि मैं इनकी नंबरिंग कर दूं, तो सपोज दिस इज माय फर्स्ट ब्रोमीन, दिस इज माय सेकंड ब्रोमीन सपोज, एंड दिस इज माय थर्ड ब्रोमीन। तो मैं क्या बोलूंगा कि वी हैव 3 ब्रोमीन एटम्स ऑफ 1 2 3 नंबर वाले। द फर्स्ट ब्रोमीन जो हमारा पहला ब्रोमीन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैं लिखूं तो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फर्स्ट ब्रोमीन एंड थर्ड ब्रोमीन दे आर सिमिलर एंड दैट इज +6, ठीक है। एंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बीच वाला ब्रोमीन इज ओनली +2, यानी ब्रोमीन 1 is +6, bromine 2 is +4 and bromine 3 is +6. Now you have 3 bromine atoms, the oxidation states are 6 4 6। ये पूछा गया सवाल कि भाई तीनों ब्रोमीन की इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के दिखाइए। हाँ, अगर कोई ये कहे कि भाई इनका एवरेज निकाला जाए कि भाई Br308 के अंदर द एवरेज ऑक्सीडेशन, ऐसी मैं बात कर रहा हूं, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन कितनी है, द एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी 6 +4 +6 divided by 3 and this is +16/3। दिस इज एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका कुछ सिग्निफिकेंस है, मैं अभी बात करूंगा, इसलिए मैंने एवरेज भी निकाला। अब तक इससे पहले एवरेज नहीं निकाल रहा था। यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आपके पास अगर एक से ज्यादा ब्रोमीन एटम या किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट एक से ज्यादा है तो आप उसका इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट तो तभी निकाल पाएंगे जब आपको ये चित्र आता होगा। अगर आपको ये चित्र नहीं आता है तो बैठे रहिए, कुछ नहीं कर सकते आप, बात खत्म। लेकिन हां, बिना चित्र के भी आप ऑक्सीडेशन स्टेट ब्रोमीन की निकाल सकते थे, अभी हम बात करते हैं, लेकिन वो उसकी एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकल सकती है, वो एब्सोल्यूट ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकाल सकती। थोड़ा सा अकल लगाते हैं यार, खुद समझ में आ रहा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट किसे कहते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट चार्ज की वो फीलिंग है जो तब आएगी जब डंडे टूटेंगे, ठीक। जब डंडे टूटते हैं, इतना तो तुम देख ही रहे हो कि जब डंडे टूटते हैं तो या तो मैं इलेक्ट्रॉन लेता हूं या देता हूं, एक दैट डिपेंड्स ऑन मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सामने वाले के मुकाबले ज्यादा है या कम है। अगर मैं दे रहा हूं तो मेरे ऊपर प्लस का चार्ज आएगा, ले रहा हूं तो माइनस का चार्ज आएगा, लेकिन आएगा तो इंटीजर ना। समझो बात को, चाहे मुझसे लगे जितने डंडे तोड़ने तोड़ लो, लूंगा या दूंगा, दूंगा या लूंगा, प्लस या माइनस, माइनस या प्लस, चार्ज तो मेरे ऊपर इंटीजर ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक आएगा या दो आएंगे, एक जाएगा या दो जाएंगे, तो ऐसे में चार्ज तो मेरे ऊपर इंटीग्रल ही होगा। ये जो +16/3 आपने लिखा है, ये +16/3 इज नॉट इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है। तो ये कैसी ऑक्सीडेशन स्टेट है सर? तो साफ समझ में आता है ये एब्सोल्यूट ऑक्सीडेशन स्टेट तो वैसे भी नहीं हो सकती, बिकॉज एब्सोल्यूट ऑक्सीडेशन स्टेट तो हमेशा इंटीजर ही होगी। यानी इसमें तो कोई शक है ही नहीं कि एब्सोल्यूट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ any atom in the combined state is always integer, but average oxidation state can be फ्रैक्शनल। एवरेज फ्रैक्शनल हो सकता है भाई, हो भी सकता नहीं भी, समझो बात को। एवरेज अगर आप किसी चीज का निकालें, जैसे मेरा वेट 40 किलो, आपका वेट भी 40 किलो, तो एवरेज कितना हुआ? 40।
इंटीजर आ रहा है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है मेरा वेट 40 किलो और आपका 43 किलो 43। अब आप जब एवरेज निकालेंगे तो 0.5 में आ जाएगा। यानी एवरेज इंटीग्रल भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन ये कंफर्म है अगर ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शनल है तो ये बिल्कुल क्लियर है कि वो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। हां, अगर किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट इंटीग्रल है और वो एक से ज्यादा एलिमेंट्स हैं, भाई देखो अगर एक ही एलिमेंट है H2SO4 में सल्फर की, अब एक ही सल्फर है, तो क्या एवरेज और क्या इंटीग्रल, क्या एब्सोल्यूट, क्योंकि एक आदमी का एवरेज भी वही होगा और एब्सोल्यूट भी वही होगा। लेकिन अगर किसी कंपाउंड के अंदर किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के एक से ज्यादा एलिमेंट्स हैं, एक से ज्यादा एटम्स हैं, तो ऐसे में उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो निकालते वक्त अगर वो फ्रैक्शनल आ रही है जो आपने निकाली, अभी हम निकाल के देखेंगे उस बारे में कि फ्रैक्शनल कैसे आती है या निकाली कैसे जाती है, लेकिन जब आप उसकी इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं स्ट्रक्चर बना के, तो वो इंटीजर ही आएंगी, वो कभी फ्रैक्शनल नहीं आ सकती। हां, उनका एवरेज निकालो तो हो सकता है वो फ्रैक्शनल आ जाए। यानी कभी हमसे पूछे कि फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप बता सकते हैं किसी भी एलिमेंट की फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर वो एलिमेंट एक से ज्यादा प्रेजेंट है उस मॉलिक्यूल के अंदर, तो उसकी फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। एब्सोल्यूट ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। इसको सब लोग इस बात को बार बार सुनना यार, बार बार दोहराने की कोशिश करना जो बोला जा रहा है, ठीक है ना। तो यानी अब जैसे Br3O8 है, अगर वो मुझसे पूछता कि Br3O8 की इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट ब्रोमीन की क्या क्या है, तो आप क्या जवाब देते हैं? वी हैव 3 ब्रोमीन एटम्स एंड द इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर +6 +4 एंड +6। बात खत्म हो गई। सर फ्रैक्शनल कैसे निकालेंगे, एवरेज कैसे निकालेंगे? तो जब आपने तीनों निकाल ली तो एवरेज निकाल देना। तुम कहोगे सर फिर वही वाली बात आ रही है, आपको स्ट्रक्चर तो बनाना पड़ेगा ना, तभी तो 6 4 6 पता चलेगा। अब मैं तुम्हें यह बताने जा रहा हूं कि तुम्हें अगर स्ट्रक्चर ना भी पता होता तो भी तुम ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते थे, लेकिन अब इस मेथड से जो तुम्हें बताया जा रहा है, उस मेथड से आप सिर्फ ब्रोमीन की या किसी भी एलिमेंट की एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। एब्सोल्यूट ऑक्सीडेशन स्टेट कभी नहीं निकाल सकते, क्योंकि एब्सोल्यूट ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा स्ट्रक्चर के बाद ही पता चल सकती है अगर कोई आदमी एक से ज्यादा एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब इसमें जो है इस बारे में थोड़ी सी आप बात करते हैं कि सर बहुत चीज़ें एक कुछ कुछ समझ में आ रही हैं बातें कि आप ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या सिग्निफिकेंस है और आप सारे बॉन्ड तोड़ेंगे तो क्या फीलिंग आ रही है चार्ज की। मैं समझ रहा हूँ इस बात को। मुझे एक दिक्कत आ रही है जो डंडे अगर आप नहीं देंगे तो फिर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालूंगा। तो मैं इस बात पे आता हूँ काम की। लेकिन मैं बताऊँ आपको, ये जो बात मैं अब करने जा रहा हूँ, ये बात सिर्फ उन्हीं लोगों को समझ में आएगी जिन लोगों ने वो 4-5 पॉइंट जो मैंने बोले थे पढ़ने के लिए एक पन्ने में जो लिखे हैं रिडॉक्स के अंदर, वो। और नहीं तो मैं आज डीपीपी में डालूंगा, तुम उसको भी पढ़ लें, ठीक। अब मैं ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करता हूं। इनफैक्ट कुछ ऐसे करते हैं कि जो रूल है वो रूल के बारे में बात करते हैं, ठीक। रूल ये कहता है कि अगर आप किसी भी मॉलिक्यूल, अब मैं कौन सा मेथड लगाने जा रहा हूं, अब मैं ये मेथड लगाने जा रहा हूं कि स्ट्रक्चर से मुझे कोई लेना देना नहीं, मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दूंगा। बात करता हूं, ये तो बड़ा अच्छा हो गया सर, स्ट्रक्चर के बिना भी निकल आएगी, बहुत मजा आ जाएगा। मजा तो आएगा, लेकिन एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन ये है कि सर ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आएगी इसको बोला क्या जाएगा। नाउ जो अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, इट विल ऑलवेज बी एन एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, इट कैन नॉट बी एब्सोल्यूट। इट विल बी एब्सोल्यूट इफ यू हैव ओनली वन एटम। किसी पर्टिकुलर आदमी का एक ही एटम है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल रहे हैं, तो वही एब्सोल्यूट है। भाई एक आदमी का थोड़ा ना कोई एवरेज होता है यार। लेकिन अगर वही आदमी एक से ज्यादा है तो अब इस मेथड से जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट उस आदमी की निकलेगी वो एब्सोल्यूट नहीं होगी, वो एवरेज मानी जाएगी। समझ रहे हो ना बात को? मैं बताता हूं मैं क्या कह रहा हूं। जैसे अब मैं आता हूं दोबारा ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में, और जो रूल है, और ये सब तुम लोगों ने 11th में पढ़ा भी है थोड़ा बहुत, 12th में तमाम जगहों पर इसका इस्तेमाल किया है। तो अब जैसे मैं KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालता हूं, तुमने अभी निकाली भी थी, तुमने बताया था मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 आई थी, देखा था परमैग्नेट पोटेशियम परमैग्नेट या परमैग्नेट आयन के अंदर +7, ठीक। अब निकाल के देखते हैं मैग्नीज। सर स्ट्रक्चर तो आता नहीं हमें, क्या करें? बड़ा आसान सा रूल है, सारे एलिमेंट्स की जो चार्ज की फीलिंग है वो 0 होगी, या सारे एलिमेंट्स की चार्ज की फीलिंग है उनको अगर जोड़ा जाए तो वो नेट चार्ज के बराबर आनी चाहिए। यानी इस एलिमेंट, इस कंपाउंड के अंदर जो नेट चार्ज है, यानी अब ये तो एक मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल का नेट चार्ज तो 0 होगा, तो हर एलिमेंट के चार्ज की फीलिंग निकालिए और उसको 0 से इक्वेट कर दीजिए, बिकॉज नेट चार्ज इज 0। अब मैं सबकी निकालता हूं। अब इन सब में जिसकी मुझे निकालनी है वो अननोन है, ठीक है ना, और बाकी सब नोन होने चाहिए। अब देखो यहीं पर कुछ कुछ बातें आएंगी जो मैंने याद करने के लिए बोली थी। मैंने याद करने के लिए बोला है कि जो एल्कली मेटल्स होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 होती है, हमेशा। यानी पोटेशियम इज एन एल्कली मेटल, वो हमेशा +1 होगा, और जनरली ऑक्सीजन -2 होता है, जनरली। इसका मतलब क्या हुआ? ये कुछ रूल्स हैं जो हमें ध्यान रखना है। यानी क्या याद रखना है? पोटेशियम तो +1 का हो गया, जो पोटेशियम है मेरा वो तो +1 का हो गया।
अब अगर पोटेशियम +1 का हो गया तो इसका चार्ज हो गया +1। मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालनी है, मैंने मान ली x, तो ये हो गई +x। ऑक्सीजन जनरली -2 का होता है, तो -2 और 4 ऑक्सीजन है तो ×4 इज इक्वल टू नेट चार्ज 0। इससे आप x की वैल्यू निकालिए, +7 आ जाएगी, खत्म हो गई बात, कुछ करना ही नहीं। सर आपने बड़ी आसानी से निकाल दिया। पहले हमने मैग्नेट पर मैग्नेट का स्ट्रक्चर बनाया था, डंडे तोड़े थे, तब आगे 7 आया था, या तो सीधे सीधे आ गया। यही तो फायदा है, आपको स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं है, आप बड़ी आसानी से इस रूल को फायदा उठाइए कि भाई ऐसा है, कुछ कुछ बातें याद करनी है और उसके बाद जिसकी निकालनी है उसको एक्स मानो, नेट चार्ज से इक्वेट करो, एक्स की वैल्यू सॉल्व, खत्म, कोई झंझट ही नहीं करना मुझे। सब लोग समझ रहे हैं ना? जैसे और एग्जाम्पल लेता हूं, मुझे समझ में आएगी। H2SO4 में सल्फर की निकालनी। अब ये जो मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट एक्स आ रही है, ये एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है, लेकिन एवरेज भी बोलो चाहे इसको एब्सोल्यूट बोलो, क्यों? क्योंकि एक ही मैग्नीज है तो वही एवरेज है, वही एब्सोल्यूट। ऐसे यहां पर सल्फर है, एक ही सल्फर है तो यही जो आएगी वही एवरेज है, वही एब्सोल्यूट। समझ रहे हो ना? हाँ, अगर एक से ज्यादा होते हैं, अभी हम देखते हैं इसमें, ठीक। तो H2SO4 है, हाइड्रोजन जब भी नॉन मेटल के साथ जुड़ा होगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +2 होगी, हमेशा +1 होगी। हाइड्रोजन जनरली +1 होता है, सिर्फ एक केस में वो -1 होता है, जब वो मेटल के साथ जुड़ा हो, मेटल हाइड्राइड्स। सब मैं आज लिखने के लिए, पढ़ने के लिए दूंगा, सब लोगों को याद रखना है और कल की क्लास में आना ही तब है जब वो याद करेंगे, वरना बिल्कुल आने की जरूरत नहीं है, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक। यानी कि H2SO4 है, H हमारा +1 होता है तो 2 H है, अगर 2 H होंगे तो ये +2 हो गया। सल्फर की आपको निकालनी है तो x मान लीजिए। ऑक्सीजन जनरली -2 होता है, तो ऑक्सीजन -2 × 4 ऑक्सीजन है तो -4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नेट चार्ज 0 है। इससे आप x की वैल्यू निकालिए, +6 आ जाएगी। यानी द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन H2SO4 इज 6। देखो अभी तुम लोगों के फौरन खुरापाती दिमाग में चल रहा होगा कुछ कि सर H2SO5 में बताइए, H2SO8, मैं सब बताऊंगा, अभी रुक जाओ, अभी बिल्कुल सीधी सीधी बातें करते हैं, पहले उसके बाद बात करें, ठीक। इसी तरह से आते हैं, जो मैंने अभी एक एग्जाम्पल लिया था उस पर आते हैं। Br3O8 में ब्रोमीन की निकालिए। सर आप बताइए कैसे करेंगे? तो अरे कैसे क्या करेंगे, जैसे करते वैसे करेंगे, जैसे अभी किया था। Br की निकालनी है तो लेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Br इज x, तो 3 ब्रोमीन है तो 3x। ऑक्सीजन जनरली -2 होता है तो 8 ऑक्सीजन का -16 इज इक्वल टू नेट चार्ज 0। अब देखो आपसे कितनी आसानी से आपने ब्रोमीन की निकाली 16/3 ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन तुम्हें पता है ये बात अभी मैंने बताई थी, ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी इस x वाले मेथड से जब आप किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो वो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आती है। हां, वो अलग बात है कि अगर वो एलिमेंट अकेला है तो वही उसकी एवरेज है, वही उसकी एब्सोल्यूट है। लेकिन अगर वो एलिमेंट एक से ज्यादा है, जैसे यहां 3 ब्रोमीन है, तो अब जो ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आएगी वो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, वो एब्सोल्यूट नहीं होगी। इसके बाद कोई ये पूछे कि बताइए इनके एब्सोल्यूट ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या क्या होंगी तीनों ब्रोमीन की, तो आप कहेंगे हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। क्या मतलब हुआ मेरी इस बात का? क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि अगर आपको इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालनी है तीनों की, तीनों ब्रोमीन की, तो आपको नहीं पता। क्यों? क्योंकि आपको स्ट्रक्चर नहीं पता। हाँ, लेकिन अगर आपको बिना स्ट्रक्चर के ब्रोमीन की एवरेज निकालनी है तो इस एक्स वाले मेथड से फटाक से निकाल सकते हैं। ये एक्स वाला मेथड हमेशा एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोवाइड करता है। एब्सोल्यूट ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए आपको स्ट्रक्चर का आइडिया होना चाहिए, ताकि आप डंडे तोड़कर हर आदमी से पूछ सके तुम्हारे ऊपर चार्ज की क्या फीलिंग आ रही है, और उसके बाद आप उन तीनों का एवरेज भी निकाल सकते हैं। यानी उस चार्ज वाले मेथड में, स्ट्रक्चर वाले मेथड में तो कोई झंझट ही नहीं है, सबकी निकल आएगी, एवरेज भी निकल आएगी, सब निकल आएगा। लेकिन इस वाले मेथड में स्ट्रक्चर से तो बचा जा सकता है, समझ रहे हो, लेकिन एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकलेगी, एब्सोल्यूट नहीं बताई जा सकती, क्योंकि 16/3 एवरेज तो किसी भी तरह से आ सकता है ना, कोई जरूरत है ना 6/4/6 से ही आए, जो अभी आया था, किसी भी तरह से 16/3 आ सकता है। तो ऐसे में फिर जो है मामला गड़बड़ा जाएगा। अब तुम कहोगे सर ये तो फिर बड़ा गड़बड़ है, एब्सोल्यूट ऑक्सीडेशन स्टेट निकल रही है, एवरेज निकल रही है, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकल रही है, एब्सोल्यूट तो निकल नहीं रही है। तो जब हम सवालों में इसका इस्तेमाल करेंगे, जब इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट और एन फैक्टर वगैरह निकालने की बात चलेगी, तो तुम बिल्कुल परेशान मत हो। हमारा सारा सवाल या पूरा ये चैप्टर
एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट से ही सॉल्व किया जाएगा। मुझे एब्सोल्यूट ऑक्सीडेशन स्टेट से कोई मतलब नहीं है। एब्सोल्यूट ऑक्सीडेशन स्टेट तो सिर्फ एक कैटेगरी का सवाल बनाती है कि किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर किसी एलिमेंट के एक से ज्यादा एटम्स एग्जिस्ट करते हैं तो उनकी एब्सोल्यूट ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या क्या होंगी। यह एक सवाल है जो कि सिर्फ स्ट्रक्चर से सॉल्व होता है। कोई न्यूमेरिकल अगर आता है तो न्यूमेरिकल करते वक्त मुझे एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट से ही प्रोसीड करना होता है। मुझे एब्सोल्यूट ऑक्सीडेशन स्टेट से कोई लेना देना नहीं। इसलिए तुम्हें इस चीज से घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हें तो सिर्फ एक चीज का डर होना चाहिए कि अगर किसी सवाल के अंदर मुझसे सिर्फ यह पूछ लिया जाए कि बताइए इसके अंदर जो 4 सल्फर है, इन चारों सल्फर की इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या क्या है, तो आप घबरा जाइए, क्योंकि तब आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आपको कोई सवाल दिया जाए जिसमें 4 सल्फर एटम्स है किसी मॉलिक्यूल के अंदर और वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो आप बिल्कुल मत डरिएगा। आप एवरेज निकालिएगा, सवाल आगे बढ़ाइएगा, आंसर निकल आएगा। क्योंकि मुझे एब्सोल्यूट ऑक्सीडेशन स्टेट का कोई इस्तेमाल नहीं करना अगर मैं कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन या इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट की कैलकुलेशन में इन्वॉल्व। तो देखो आज हम इतना ही करेंगे। मेरा अभी भी सजेशन है, क्योंकि अब कुछ चीजें ये हैवी होने लगेंगी या हैवी लगेंगी, क्योंकि ये चैप्टर ऑलमोस्ट फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे मुश्किल चैप्टरों में काउंट किया जाता है। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट को सबसे ज्यादा मुश्किल चैप्टर कंसीडर किया जाता है, क्योंकि बच्चों को ये कम समझ में आता है। लेकिन अब फिर वही है, तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। सर ये मुश्किल होता है, हाँ मुश्किल होता है, तो सर हमारे लिए भी मुश्किल है, छोड़ देते हैं। जैसे दुनिया छोड़ेगी वैसे हम भी छोड़ देंगे, बात तो सही है। दूसरी बात, सर ये मुश्किल होता है, हाँ मुश्किल होता है, तो सर बहुत सारे लोग गड़बड़ करते होंगे, हाँ बहुत सारे लोग गड़बड़ करते हैं। सर बहुत सारे लोग छोड़ भी देते होंगे, हाँ बहुत सारे लोग छोड़ भी देते हैं। सर अगर हमने सीख लिया तो, अगर आपने सीख लिया तो आप बहुत सारे लोगों से आगे निकल जाएंगे। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। ये बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। एक पेपर है, उस पेपर में पहला सवाल आया आसान सा। तुम्हें आसान लग रहा है? हाँ लग रहा है। अरे तो तुम्हारे साथ बैठे लाखों को आसान लग रहा है भाई। तुम इतने बड़े हीरो हो, समझ लो बात को। तुम्हें आसान लग रहा है तो सबको आसान लग रहा है, इसमें क्या सोचना। तो सर इसका मतलब ये हुआ इस सवाल को मैं करूंगा तो मेरे 4 नंबर आ जाएंगे? हाँ आ जाएंगे। अरे तो वो 4 नंबर दुनिया के आएंगे, इसका मतलब दुनिया एक साथ। कंपटीशन है, कंपटीशन जीतने के लिए आगे निकलना पड़ता है। बराबर चलोगे थोड़ी ना जीत जाओगे। इसका मतलब ये हुआ आसान सवालों को तो सही कर रहे हैं, ठीक। आसान सवाल हमारा भी सही हुआ, उसका भी सही हुआ, ठीक। अब आया इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट का एक टफ सवाल। सर ये तो बहुत सारे लोग छोड़ के गए थे। हाँ हाँ यार ये तो तुम सही करो, बहुत सारे लोग छोड़ के। अब सर हमने तो सीखा था, आपने सीखा था तो आपके 4 नंबर ऊपर आ गए। अगर आपके 4 नंबर ऊपर आ गए, अब समझना, बहुत सारे लाखों लोगों के 4 नंबर नीचे रह गए, तुम 4 नंबर ऊपर आ गए। अब इन लोगों को तुमसे आगे निकलने के लिए कम से कम एक मुश्किल सवाल सही करना पड़ेगा, जिसकी उम्मीद कम है, क्योंकि ये तो वैसे ही हल्के हल्के वाले लोग हैं। ये तो मुश्किल सवाल देखते ही छोड़ देते थे, ठीक। इसका मतलब ये हुआ तुम इन लोगों से हमेशा ऊपर रहोगे और रिजल्ट आने के चांसेस तुम्हारे बढ़ जाएंगे। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी कमी ये है कि सर कहीं ऐसा अगर हमसे गलती हो गई कि वो जो आसान सवाल था वो हमसे गलत हो गया। आप सोचिए जरा, अगर वो आसान सवाल आपसे गलत हो गया तो आप आ जाएंगे नीचे। और अगर आप नीचे आ गए और ये लाखों लोग आपके ऊपर आ गए तो अब इन लोगों के सर पे बैठना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। क्या सीखा ये कि आसान तो गलत करना ही नहीं है, और कहीं गलती से मुश्किल सीख गए तो दुनिया के सारे लोगों के ऊपर बैठा जा सकता है, रिजल्ट में ऊपर की रैंक ली जा सकती है। इसका मतलब ये हुआ हमारी जो तैयारी होनी चाहिए वो किस तरह की होनी चाहिए कि आसान चीजें या जो सीखी जा सकती है उनको तो सीखना, उनमें तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। मतलब समझ ना आप उसमें, अरे सर गलत कराए, बेवकूफ हो तुम, गलत कराए तो तुम अब सेलेक्ट भी नहीं होने वाले, समझो बात। वो तो गलत करनी ही नहीं है, उसमें तो कोई गुंजाइश ही नहीं। एक ऑप्शन और दूसरी बात क्या निकल के आई, सर वो तो गलत नहीं करेंगे, चलिए ठीक है। और कहीं इस तरह के जो 1-2 चैप्टर आप बता रहे हैं मुश्किल होता है, जो दुनिया के लिए मुश्किल है, अगर कहीं वो सीख गए तो अरे फिर तो यार बिल्कुल चांदी चांदी है। क्यों? क्योंकि वो तो दुनिया गलत करेगी, सही तुम भी करोगे सारे आसान सवाल, वो भी सारे आसान सवाल सही करेंगे, और तुम 2 सवाल मुश्किल वाले भी सही कराओगे। अरे वो देखते रह जाएंगे तुम्हारी रैंक कहां निकल आएगी और तुम कितना ऊपर निकल आओगे, तुम सोच भी नहीं सकते। इसलिए चीज जब मुश्किल लगे ना, ये मैं हमेशा अपने बच्चों को हमेशा बोलता हूं कि जब क्लास में तुम्हें ऐसा लगे कि मजा आ रहा है मतलब बड़ा अच्छा है, अरे वाह वाह, क्यों मजा आ रहा है? क्योंकि सर समझ में आ रहा है। समझ में क्यों आ रहा है? क्योंकि सर आसान सी बातें चल रही। और जब क्लास में सरदर्द शुरू हो, समझ लो बात को, अरे यार चल क्या रहा है यार, बस तुम समझ लेना यही चीज इंपॉर्टेंट है। बस ये समझ लेना, जिस बच्चे ने ये एटीट्यूड बना लिया कि अरे यार ये चल क्या रहा है, ये तो समझ में नहीं, बस तुम समझ लेना यही सीख रहा है मुझे, क्योंकि ये सीख कर ही मैं लोगों के सर पे बैठूंगा। हल्की हल्की चीजें तो दुनिया सीख लेती हैं, हल्की हल्की चीजें तुम्हें पढ़ाई भी गई हैं, पढ़ाई भी जा रही हैं, आगे भी पढ़ाई जाएंगी, मुश्किल भी चीज कराई जाएंगी। लेकिन जब मुश्किल चले तो वो तो उस टाइम अलर्ट होना पड़ेगा। अरे बिल्कुल, अरे ये तो सीख, क्योंकि तुम्हें ये ख्याल आना चाहिए उस टाइम पर कि जो बाकी बच्चे ये सब चीजें सीखते होंगे तो वो क्या, उनका क्या बिहेवियर रहता होगा। माय गॉड क्या चल रहा है यार, ये तो भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये तो बड़ा मुश्किल है यार, क्या करें। कितने नंबर का सवाल आता है सर? 4 नंबर का आता है, 8 नंबर का आता है। सर छोड़ दे तो छोड़ सकते हो, 4, 5, 8 नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर छोड़ दो ना सर, कहाँ समझ में आएगा इतना मुश्किल, और अभी तो शुरू हुआ है, छोड़ो सर। तुम सोचो तुमने क्या पूछा, सर ये कितने नंबर का आता है? 4 नंबर का आता है। सर अगर ये सही हो जाए तो लाखों लोगों के ऊपर आ जाओगे। सर बस यही सीखना है मुझे। बल्कि उस टाइम बिल्कुल अलर्ट हो जाओ जब तुम्हें लगे कि समझ में नहीं आ रहा। बस मेरा कहना यह है कि जब समझ में आएगा तो मजा भी आ रहा होगा,
जिस टाइम पर समझ में आना बंद हो जाए, क्यों? क्योंकि वो मुश्किल चीज है, उस टाइम अगर वो बंद हो तो अपने आप को इस तरह से जगाओ कि नहीं 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 नहीं, मुझे सीखना है भाई, क्योंकि यही तो मुझे सिलेक्ट कराएगा, यही तो मेरी रैंक टॉप 100 में लेके आएगा। इसलिए कोशिश करो कि मुश्किल चीजों के टाइम पर जब आपको ये लगने लगे अरे बस समझ लेना, ना ना ना, ऐसा लग ही नहीं सकता मुझे, पानी वानी पियो, मुंह पे पानी मारो और पढ़ो उसको सीखो, क्योंकि वो तुम्हें बहुत ऊपर लेके जाए। तो मेरी इस बात से मैं आज की बात खत्म करता हूं। मैंने जो तुम्हें होमवर्क दिया है वो तुम्हें फिर से बोल रहा हूं, तुम्हें वो एनसीईआरटी के रिडॉक्स के चैप्टर के वो पहले 2 पन्ने पढ़ने हैं, जिसके अंदर ये लिखा गया है कि एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाली जाती हैं, एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में कुछ रूल्स बनाए गए हैं, वो पढ़ने हैं, ताकि कल हम जब सॉल्ट्स के एन फैक्टर दोबारा से स्टार्ट करें तो आपको चीजें समझ में आए। क्लियर है? तो ठीक है, आज इतना ही करते हैं, फिर आगे बात करते हैं। थैंक यू।